खुद को बचाएं। यस सर। Okay. So I hope everyone is fine. So let's start the class. लास्ट क्लास में हम लोग बेसिकली जो कॉफी का प्रोडक्शन कैसे होता है, और अपने देश में सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पे बनता है? कर्नाटका में, है ना? यहाँ तक हमने किया था। जितने भी क्रॉप्स हैं, इन सबको आपको जब भी पूछा जाए तो ये सब के बारे में मालूम होना चाहिए कि लाइक लेट्स सपोज शुगर केन है, तो ये कौन सा क्रॉप है, ये क्या बोलते हैं, खरीफ क्रॉप है या रबी क्रॉप है, कौन से एरिया में पाया जाता है, कितनी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट है इसके लिए, कितना रेनफॉल चाहिए इसके लिए, ये सारी चीजें हम सबको लिखनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर शुगर केन क्रॉप, या व्हाट आर द बेस्ट कंडीशन फॉर द क्रॉपिंग ऑफ या कल्टीवेशन ऑफ व्हीट। तो ऐसे करके आपको लिखना पड़ेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब क्या होता है, कौन बताना चाहेगा? व्हाट डू यू मीन बाय हॉर्टिकल्चर? क्या होता है हॉर्टिकल्चर, कोई बोलो भी। सर वेजिटेबल और फ्रूट्स उगाने की प्रक्रिया सर। बेसिकली इट इज अ एग्रीकल्चर और प्रोसेस ऑफ कल्टीवेटिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, है ना? तो वेजिटेबल और फ्रूट्स की खेती को क्या बोलते हैं हम लोग? हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। बागवानी फसलें। क्या बोलते हैं? बागवानी फसलें। यस सर। ओके गुड। रेशेदार फसलें, रबर, कपास, कॉफी, बागवानी फसलें बोलते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर को। मतलब जो जिस किसी को भी बागवान में या बगीचे में उगाया जाए, उगाया जाए, है ना? तो उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? बागवानी फसलें, नहीं तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो हम देखेंगे तो हॉर्टिकल्चर में देखा जाए इन 2015 इंडिया वाज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। 2015 के डाटा के हिसाब से भारत क्या था? पूरे विश्व में सेकेंड नंबर पे है। किस चीजों में? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उगाने के लिए। इंडिया इज ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। इंडिया क्या है? दोनों तरह के देखा जाए तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट फ्रूट्स दोनों तरह के उगाए। जैसे कि यहाँ पे मैंगोज कहाँ पे उगते हैं? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंजेज ऑफ नागपुर एंड चेरापुंजे, बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, लीची ऑफ गुआना ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra, apples, pears, apricot and walnuts of Jammu Kashmir and Himachal Pradesh are great demand in the world over, है ना? जैसे हम सब जानते हैं कि नागपुर के ऑरेंज काफी फेमस है, वैसे ही एप्पल्स हो गए या खास करके ड्राई फ्रूट्स, वो कौन सी जगह के सबसे ज्यादा फेमस है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के सबसे ज्यादा फेमस है। यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मैंगोज सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश के फेमस है। लीची जो खास करके बहुत फेमस है, बिहार का जो लीची होता है मुजफ्फरपुर, वहाँ के लीची बहुत पसंद है। अगर रोशन पांडे, तुम बिहार का हो ना रोशन पांडे? यस सर। वहाँ की क्या लीची सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलती है बिहार में? पता नहीं सर। पता नहीं, ओके। लेकिन मुजफ्फरपुर की जो लीची है वो काफी फेमस है। बिहार, मुजफ्फरपुर कहाँ पे है? बिहार में है, ठीक है ना? तो तुम कहाँ से हो रोशन पांडे? औरंगाबाद सर। मुरादाबाद? औरंगाबाद सर। औरंगाबाद, ओके। अच्छा बात, अच्छा यस बात। सर।
ये सारी चीजें जो है हमने देखा कि बेसिकली हॉर्टिकल्चर क्या होता है, कौन बताएगा हॉर्टिकल्चर क्या होता है? रोशन, रोशन हॉर्टिकल्चर क्या होता है? फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। ओके, फार्मिंग ऑफ फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। गुड, फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। और इंडिया इसमें कौन सा रैंक पे है? सेकेंड। सेकेंड रैंक पे है, गुड। इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। ये सब के अभी सबसे पहले पोटैटो कौन से देश में हुआ था, किसी को मालूम है? फ्रांस। ऐसा कहा जाता है कि अमेरिका के लोगों ने सबसे पहले पोटैटो उगाना सीखा था। नाउ नॉन फूड क्रॉप्स, अब कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो क्या है, नॉन फूड है। नॉन फूड को हिंदी में क्या बोलते हैं? गैर अखाद्य फसलें। हाँ, गैर अखाद्य फसलें, गुड। जो लोग हिंदी में हो उनको ध्यान देना। इसमें सबसे पहला है रबर की खेती। अब देखो रबर की खेती कहाँ कहाँ पे होती है। इट इज एन गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून अभिलाषा। इट इज एन इक्विटोरियल क्रॉप। इक्वेटर कहाँ पे है इसमें, बताना आप लोग मुझे। सर बीचों बीच। बीचों बीच है ना। तो इक्विटोरियल क्रॉप, अब जो भी देखा जाए कंट्री जो है वो इक्वेटर के आसपास में होती हैं, उनके आसपास क्या होता है? रबर को, गर्मी। रबर की खेती होती है। इट इज ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया। ये दोनों जो है इसको बोलते हैं हम लोग, ये ट्रॉपिकल एरिया है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विथ रेनफॉल ऑफ 200 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर रेनफॉल होनी चाहिए रबर की खेती के लिए? 200 सेंटीमीटर की खेती होनी चाहिए। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? लगभग 25 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर होने चाहिए। रबर इज ए इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गैरो हिल्स ऑफ मेघालय। आपको याद रखना है कि गैरो हिल्स कहाँ पे है? मेघालय में। अगर पूछ सकते एग्जाम में कि गैरो हिल्स को टिक करो आपके जो मैप के क्वेश्चन आते हैं उस पे, तो आपको मेघालय स्टेट में टिक करना पड़ेगा, ठीक है। ओके रबर सर। की खेती के लिए रबर कैसे होता है, इसके लिए क्या याद रखना है कि ये इक्विटोरियल क्रॉप है ना। इसकी खेती के लिए कितना मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, साथ में 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए, एंड टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कितनी है इसकी? 25 डिग्री सेल्सियस एबव है। एंड विच आर द प्लेसेज और स्टेट्स which produces rubber? तो केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार एंड गैरो हिल्स इन मेघालय। ये सब याद करना है, ठीक है। ओके सर। ओके, तुम ही हो जो क्लास कर रहे हो मेरे ख्याल से, बाकी तो सब सो रहे हैं। सो शायद। रबर, नाउ फाइबर क्रॉप्स। आप देखो फाइबर क्रॉप्स क्या होता है? ऐसे क्रॉप जिसमें फाइबर पाया जाता है बेसिकली। फाइबर क्रॉप्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? रेशम। रेशम। यस सर, रेशेदार फसलें। रेशेदार फसलें, हाँ। हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। ये 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं। हो सकता है आपके एग्जाम में विच आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स, या ऐसे 4 कौन रेशेदार फसलें हैं जो भारत में जिनकी खेती होती है। कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर 4 मेजर फाइबर क्रॉप ग्रोन इन इंडिया। The first 3 are derived from the crops grown in the soil. The latter is obtained from the cocoons of the silkworm fed on green leaves, especially mulberry and इसमें हिंदी में देखो क्या है, तो ट्रिकी है ये। बाकी जो है वो सब तो कैसे होती हैं, जमीन से उगाई जाती हैं। लेकिन जो एक है चौथा, रेशम के कीड़े कोकून से प्राप्त होता है, ठीक है। कपास, जूट और सन, ये सब तो सही है, जमीन से उगाते हैं। लेकिन हम लोग प्राकृतिक रेशम, भारत में उगाई जाने वाली 4 प्रकार की रेशेदार फसलें हैं, जिनमें से पहली जो 3 है, यानी कि पहली ये जो 3 है, इसको तो हम लोग कैसे उगाते हैं? जमीन पे, मिट्टी। बाकी जो जिस तरह से खेती होती है उस तरह से उगाते हैं। लेकिन जो चौथा है वो कैसे मिलता है हमको? रेशम के कीड़े कोकून से प्राप्त होता है, हाँ। और
महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कपास के लिए मुख्य उत्पादक राज्य है, जिसमें महाराष्ट्र क्या है, सबसे ज्यादा कपास की खेती कहाँ पे होती है, महाराष्ट्र में होती है। इसलिए जब हमारे यहाँ जब ब्रिटिशर्स आए थे सबसे पहले, अंग्रेज, तो उन्होंने जो कपास की बहुत सारी जो कपास की कुछ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज लगाई थी, वो कहाँ पे लगाई थी, महाराष्ट्र और गुजरात में लगाई थी, क्योंकि वहां पे कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. हो सकता है कि नेक्स्ट जब क्लास होगी अपनी फ्राइडे को, तो इससे एग्रीकल्चर पे आपकी एक टेस्ट भी होगी, आप याद रखना आप लोग। ओके सर। जूट, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। क्यों जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ये कौन बताएगा? सर क्योंकि ऐसा सर कोई फाइबर नहीं है सर जो उतना काम आ पाए सर जितना जूट आता है सर, अलग अलग चीजें बनाने में। गुड, बहुत सही। सर अब इसका बोलो जो रास्ते, कलर है वो भी बड़ा अच्छा सा है। बड़ा अच्छा सा है, ये भी बात है, गोल्डन कलर का होता है इसलिए, है ना। It is known as golden fiber. Jute as well grows well on well-drained fertile soil in the flood plains where soil are renewed every year. High temperature is required during the time of growth. इसको बोने के लिए क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए। कौन कौन सी जगह गर्मी। होती है ये? वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा, मेघालय क्या है, मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। और जैसा कि राहुल ने बताया, बहुत सारे चीजों के लिए काम में आती है, जैसे बैग, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट बनाने काम में आती हैं, अदर आर्टिफैक्ट के बनाने काम में भी आती हैं। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, इट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल, particularly the नायलन। लेकिन इसका जगह देखा जाए तो धीरे धीरे नायलन अब ले रहा है, क्योंकि बेसिकली देखा जाए तो इन सब सारी जो चीजें हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से जो बन रही है, ये बेसिकली जो है खास करके जितनी भी नेचुरल चीजें हैं उनका स्थान ले रही है। क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो जूट की जितनी भी चीजें बनती हैं तो सब क्या है, नेचुरल है ना, तो ज्यादा महंगी होती हैं। अगर तुम जूट के बैग खरीदने जाओगे या मैट खरीदने जाओगे उनसे बनी, तो आपको थोड़ी महंगी मिलेगी, बल्कि और प्लास्टिक के खरीदने जाओगे तो क्या मिलेगी हमको, सस्ती मिलती है। तो ये भी हमको ध्यान, वो एनवायरनमेंट को खराब भी करती है। हाँ, लेकिन यस सर। जूट की जितनी भी चीजें वो खराब नहीं करती हैं। अब देखो क्या है, कॉटन के बारे में हमने क्या है, कॉटन क्या बोला जा रहा है कि कॉटन इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन प्लांट। क्या बोलता है कि इंडिया जो है, ऐसा माना जाता है कि इंडिया क्या है, ओरिजिनल होम है किस चीज का, Cotton. कॉटन का, कॉटन प्लांट। ये बुक में आपके हिंदी में कॉटन के बारे में नहीं दिया है ना, कपास दिया है। भारत को कपास के पौधे का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल के रूप में, जितने भी हम लोग अब कॉटन के क्लोथ बनाते हैं उसमें सबसे ज्यादा कौन से इसी का इस्तेमाल होता है, क्योंकि कॉटन से ही मालूम चल रहा है कि कॉटन का जो भी कपड़ा है उसमें कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ी बहुत उसमें हो सकता है कि पॉलीकार्बोनेट भी आजकल जो ओरिजिनल कॉटन के नहीं होते हैं कपड़े, उसमें थोड़े बहुत उसमें मिला दिया जाता है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। कम से कम अगर ना याद हो तो दूसरा कम से कम स्थान दो है। तुक्का मार सकते हो तुम लोग, क्योंकि मैक्सिमम चीजें में भारत किस नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। दक्कन पठार के सूक्ष्मतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। जैसा कि आप लोग को पहले ही मालूम है, पहला चैप्टर में जाना था हम लोगों ने, कि जो ब्लैक सॉइल है क्या होता है, इट इज गुड फॉर कॉटन, कॉटन है ना। कॉटन की खेती के लिए क्या है, ब्लैक सॉइल काफी, ब्लैक सॉइल अच्छा है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। खरीफ की फसल है और पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब जो जगह है जहाँ पे इसकी खेती
होती है, जैसा कि फिर से हम लोग देख रहे हैं। सर फ्रॉस्ट, हाँ सर ये वो एक अपने ने मतलब जिनसे गर्मियों में ये पहनने चाहिए, जिनसे सर आग नहीं लगती है शायद। यही कपड़े हैं सर जो मैंने हमको गर्मियों में पहननी चाहिए, क्योंकि क्या होते हैं, हवादार होते हैं बेसिकली, यस सर। है ना, बहुत यस सर सर। हाँ होते इसमें हैं। इसलिए हमको ऐसा कहा जाता है कि गर्मियों में कॉटन के कपड़े, सूती वस्त्र पहनने चाहिए। सर ये स्वेट को सर एब्जॉर्ब करते हैं ना। स्वेट को ऑब्जर्व भी कर लेते हैं, और जो बेसिकली जो पॉलीकार्बोनेट का बना होता है, तो वो क्या करता है, थोड़ी प्लास्टिकी टाइप होती है वो, तो वो अच्छा से एयर पास नहीं करता है गर्मी के दिनों में, तो हमको हो सकता है कि गर्मी लगे, ज्यादा गर्मी लगे, पसीना चिपचिपा हो जाता है। ये क्या करता है कि आपके शरीर के पसीना को बाहर निकाल के सुखाने में भी, आपको ड्राई रखने में भी हेल्पफुल होता है ये कॉटन के कपड़े। ठीक है, काफी अच्छा होता है कॉटन, हम लोगों को कॉटन के कपड़े ही पहनना चाहिए। लेकिन कॉटन क्या है, थोड़ा महंगा भी है बाकी जो दूसरे क्लोथ्स हैं, कपड़ों से। सो नाउ अब देखना है, हमने तो देख लिया कि बहुत सारे जितने भी अलग अलग क्लोथ्स हैं वो कैसे, जो अलग अलग जितने भी क्रॉप्स हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, उनको उगाने के लिए कितनी टेम्परेचर चाहिए, इंडिया में कौन कौन सी जगह पे उगाए जाते हैं, है ना। एग्रीकल्चर क्या होता है भी हम लोग जान गए हैं, कौन कौन से एरिया में एग्रीकल्चर होता है भी जान गए हैं, कौन कौन से, जैसे कि चावल, फिर से गेहूं, शुगर केन को हिंदी में क्या बोलते हैं, गन्ना। गन्ना। की खेती, रसेदार फसलें की खेती, सब्जी और फल की खेती, ये सब कहाँ कहाँ पे होती है, कौन कौन से जगह पे होती है, कितनी टेम्परेचर चाहिए, हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, और कितने प्रकार के फार्मिंग होते हैं ये भी हम लोग अभी तक जान चुके हैं। लेकिन अब हमको क्या देखना है कि जो भी फार्मिंग है, क्योंकि उसमें फार्मिंग में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ हम तो शुरुआत से देख रहे हैं कि फार्मिंग में बहुत ज्यादा क्या हुआ है, डेवलपमेंट होते आ रहा है कि नहीं। पहले आप लोग देखते Yes, थे गांव sir. में लोग बैलों के सहारे खेत को जोतते थे, अलग करते थे, है ना। अब तो मशीनें आ गई हैं। अब मशीनें आ गई हैं, अब थ्रेसर आ गया है, पानी पटाने के लिए बहुत सारे बड़े बड़े दमकल आ गए हैं, और फिर से स्प्रिंकल आ गए हैं कि आप क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ पर ड्रॉप मोर क्रॉप, सिर्फ और सिर्फ मतलब पानी की बर्बादी नहीं करनी पड़ेगी। सर ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन आ गया, करेक्ट। तो ये सारी चीजें क्या है, एक तरह से क्या देखने को मिल रहा है कि हमको जो फार्मिंग का जो तरीका है उसमें क्या है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है, विकास हो रहा है ना, हो रहा है कि Yes, नहीं हो रहा है। sir. तो हर चीज में विकास Yes, हो रहा है, sir. तो फार्मिंग में भी बेसिकली विकास हो रहा है। तो उसमें भी और टेक्नोलॉजी को क्या बोलते हैं हिंदी में, टेक्नोलॉजी को बोलते हैं प्रौद्योगिकी। क्या बोलते हैं, प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी। जैसे कि आईआईटी दिल्ली है, क्या नाम है आईआईटी दिल्ली का हिंदी में, सर क्या? प्रौद्योगिकी दिल्ली। नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, यहीं पे है ना, दिल्ली आप लोग के बगल में ही है आईआईटी दिल्ली, सबने देखा होगा। यस सर। तो हिंदी में क्या नाम है इसका, भारतीय संस्थान ऐसा कुछ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो उसको क्या बोलेंगे, प्रौद्योगिकीय और संस्थागत सुधार। तो जो भी हमारे एग्रीकल्चर में विकास हुआ है या जो भी इंस्टीट्यूशनल सुधार हुए हैं, क्योंकि बहुत साल पहले एक क्या था, ये भी था कि बहुत सारे जो किसान हैं उनके पास जमीनें नहीं थी। जो मैक्सिमम जमीन था किनके पास होता था, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, जमींदार होते हैं, उनके पास जमीन था। तो बहुत सारे किसान खेती नहीं कर पाते थे, तो बहुत सारे उसमें सुधार हुए हैं, बहुत सारे सरकार ने जो लैंड रिफॉर्म्स किए हैं, जिसके थ्रू क्या किया गया, बहुत लोगों को जमीन बांट दिया गया। इसी में एक है भूदान। भूदान में बेसिकली क्या था कि ऐसा उम्मीद किया जाता था और ऐसा मांग किया जाता था कि जिनके पास ज्यादा जमीन है वो क्या करें, अपनी भूमि को दान कर दें, वैसे किसानों को जिनके पास कुछ भी जमीन नहीं है। तो भूदान, भू मतलब भूमि और दान मतलब क्या कर देना,
दान कर देना, भूमि का दान। भूमि का दान। तो ये सारी चीजें भी की गई। अब लोग देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हमारे एग्रीकल्चर में कैसे कैसे सर होते हैं। हाँ सर, भूमि भूमि दान सर तो वॉलेंट्री एक्ट था या फिर इनवॉलेंट्री एक्ट सर? वॉलेंट्री एक्ट था वो, एक तरह से वॉलेंट्री एक्ट था। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो भूमि दान, महात्मा गांधी के एक बहुत ही बड़े मानने वाले थे विनोबा भावे। ही ऑल्सो participated in satyagraha as one of the former satyagrahis. He was one of the votaries of Gandhi's concept of Gram Swarajya. After Gandhi's martyrdom, Vinoba Bhave undertook पद यात्रा। पद यात्रा मतलब पद से चल के कुछ हो सकता है, उन्होंने सत्याग्रह टाइप किया था। तो spread Gandhi's message or covered almost the entire country. Once he was delivering a lecture at Pachamapalli in Andhra Pradesh, some poor landless villager demanded some land for their economic well-being. जब इसी तरह एक बार वो पंचमाली आंध्र प्रदेश में अपना लेक्चर दे रहे थे, भाषण दे रहे थे, तो वहां के कुछ किसान जो बेसिकली क्या थे, लैंडलेस थे, उनके पास कोई जमीन नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, एक डिमांड किया कि हमको भी कुछ जमीन मिलना चाहिए ताकि हमारा भी क्या हो सके, आर्थिक विकास हो सके। तो विनोबा भावे क्या बोले, विनोबा भावे could not promise it to them immediately but assured them to talk to the government of the Indian regarding the provision of land. उस वक्त तो विनोबा भावे ने किसी से कोई वादा नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर उनसे वादा किया वहां के किसानों से कि मैं इस बारे में अपनी सरकार से, भारत की जो सरकार है उससे बात करूंगा और देखता हूं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप। हाँ सत्याग्रह मतलब? सत्याग्रह मतलब एक तरह का सत्य के लिए आग्रह करना, एक तरह का आंदोलन है, प्रोटेस्ट है। लेकिन यहाँ पे किस प्रकार से प्रोटेस्ट होना चाहिए, बहुत ही ट्रूथफुल, नॉन वायलेंस तरीके से होना चाहिए। गांधी जी क्या वर्ड्स में क्या होना चाहिए, सत्याग्रह एक तरह का क्या है, ये प्रोटेस्ट है। जैसे आपने नमक का आंदोलन के बारे में सुना होगा, है ना? यस सर। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में सुना होगा। आप जो देखते हो अन्ना हजारे के टाइम में भी सत्याग्रह हुआ था, है ना? लोग इंडिया गेट पे, ये कौन सी है, जंतर मंतर में बहुत देर तक, जंतर मंतर है, कौन सा है वो जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट करते हैं दिल्ली में? अन्ना हजारे जहाँ पे बैठे थे, उससे तो आप लोग, अन्ना हजारे के बारे में सबको याद है? यस सर। क्या था अन्ना हजारे के बारे में, बताओ सर पता नहीं। आंदोलन किया था सर इनने। सर वो हमेशा सच बोलते थे। ओके, अन्ना हजारे का, आप लोग जब दिल्ली में इलेक्शन हुआ था उससे पहले एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन को लेके मूवमेंट हुआ था, जिसमें अन्ना हजारे लगभग बहुत दिन तक क्या बैठे थे, भूख पे, अनशन पे बैठे हुए थे दिल्ली में ही। तो वो भी एक प्रकार का क्या है, सत्याग्रह है। जब हम क्या करते हैं बिना किसी वायलेंस तरीके के, जिसमें हम लोग मारपीट ना करे हो, और अपनी बात मनवाने के लिए सच्चाई का साथ लेके क्या करें, हम लोग कोई ना कोई मूवमेंट करें, आंदोलन करें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सत्याग्रह बोलते हैं। आंदोलन। ठीक है, तो सत्याग्रह भी क्या है, अपने आपके में आंदोलन ही है। सो ये सारी चीजें। उसी वक्त क्या हुआ, एक थे श्री रामचंद्र रेड्डी स्टूड अप and offered 80 acres of land to be distributing among the 80 landless villagers. बेसिकली क्या, उस वक्त श्री रामचंद्र रेड्डी ने क्या किया, अपने जो 80 एकड़ जो जमीन थी उनकी, उन्होंने क्या किया, उसको बोल दिया कि मैं अब 80 जो लैंडलेस विलेजर्स है उनको ये दूंगा। उसी को आगे चल के हम लोग क्या बोलने लगे, भूदान। Later he traveled and introduced his ideas widely all over the India. Some zamindar owners of many villagers offered to distribute some villages among the landless. It is known as gram दान। और बहुत सारे इससे भी आगे चल के बहुत सारे जो जमींदार से जिनके पास क्या किया, वो आगे चल के अपनी ग्राम को ही क्या करने लगे, दान करने लगे कि पूरी की पूरी जो मेरी ग्राम है इसके अंदर जितने भी जमीन है वो हम लोग दे रहे हैं। However, many landowners choose to provide some part of their land to their poor farmers due to the fear of land sealing act. उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने भी एक एक्ट लाया, लैंड सीलिंग एक्ट। मतलब क्या है, एक तरह से
कि एक पार्टिकुलर टाइप ऑफ आप जमीन अपने पास रख सकते हैं पार्टिकुलर अमाउंट में, उसके बाद जितनी जमीन है वो सरकार हो सकता है आपसे ले लेगी। तो इस डर से भी बहुत सारे जो जमींदार से उन्होंने अपना जमीन किसी न किसी किसान को दे दिया। दिस भूदान एंड ग्राम दान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज आल्सो नोन एज ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। ठीक है, और रक्त रहित क्रांति। हाँ बोलो राशि, क्या बोल रहे हो? राशि, हेलो? यस सर, कुछ नहीं बोला। कोई कुछ नहीं बोला। रक्त रहित रक्तहीन क्रांति, ठीक है ना। ग्राम दान, भूदान, ये सब क्या है, ये सब आपको याद करनी है। विनोबा भावे का क्या रोल था इसमें, ये भी आपको बताना है। ठीक है ना? यस सर। ओके, इस पे क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, हो सकता है कि बहुत चांसेस है कि भूदान पे और ग्राम दान पे एक शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए क्वेश्चन आए भी। कैसे हो दिव्यांश? दिव्यांश, ओके। सो कॉटन टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स पे आते हैं हम लोग। बोल रहा है कि क्या, इट वाज मेंशन्ड इन द प्रीवियस पेजेस दैट एग्रीकल्चर हैज बीन प्रैक्टिस इन इंडिया फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स। जैसे कि हमने शुरुआत से देखते आ रहे हैं कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं करें, पूरे विश्व में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत सालों से हो रहा है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि एग्रीकल्चर हमने पिछले 10 साल और 15 साल से कर रहे हो। एग्रीकल्चर क्या है, हजारों साल से, पिछले हजारों साल से हम लोग खेती करते हुए आ रहे हैं, है कि नहीं? यस सर। परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव के में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन फिर भी क्या बोल रहा है, हम लोग इंग्लिश में पढ़ता हूँ कि बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे कुछ न कुछ टेक्नोलॉजी के कारण या बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस ना होने के कारण जो खेती है उतनी अच्छी से नहीं हो पा रही है ना। बहुत सारे आप देखोगे, बहुत सारे ऐसे किसान हैं वो अपनी खेती ज्यादा अच्छी से नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास उस टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं है जो बड़े किसानों के पास है। या बहुत बार क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के कारण उनको बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। इसलिए जरूरत है कि हम लोग टेक्नोलॉजी में भी क्या करें, समय के साथ साथ उसकी जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं टेक्नोलॉजी फार्मिंग करने के, कृषि करने के, उसमें भी बदलाव होना जरूरी है। In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large part of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry out their agriculture। बोल रहा है कि हालांकि इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो गया है इरिगेशन को लेके, फिर भी अपने देश के बहुत सारे जो किसान हैं वो आज भी किस पे निर्भर है, वर्षा पे, और जो नेचुरल तरीका है, प्राकृतिक तरीका है फर्टिलिटी को लाने का, उसी पे आज भी क्या है, निर्भर है। फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन, हाँ डिपेंडेंट है। फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दिस पोज अ सीरियस चैलेंज। और जिस तरह से अपनी जो देश की जनसंख्या बढ़ रही है, ये क्या है, एक प्रकार का चैलेंज है। Agriculture which provides livelihood for more than 60% of its population needs some serious technical and institutional reforms। आप सबको मालूम होना चाहिए एग्रीकल्चर से क्या होता है। अपने देश में जो सबसे ज्यादा जो नौकरी जो दे रहा है, सबसे ज्यादा जिस पे लोग डिपेंडेंट है, वो कौन सा सेक्टर है? प्राइमरी सेक्टर है ना, प्राइमरी सेक्टर है। सो और एग्रीकल्चर है। तो इसलिए जरूरी है कि जिस पे लोग, जिस क्षेत्र में लोग या जिस कार्य के लिए लोग इतने ज्यादा लोग डिपेंडेंट है, उस पे हम लोग क्या करें, अधिक से अधिक ध्यान दें, उस पर अधिक से अधिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, उस पर अधिक से अधिक इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Thus, collectivization, consolidation of holdings, corporations, and abolition of jamindari etc. were giving priority to bring about institutional reforms in the country after independence। इसलिए ऐसा किया गया कि जो एबोलिशन ऑफ जमींदारी को हटाना, जो भी बहुत सारे लोग जो जमीन लेके बैठ गए थे, जिनके पास एक्स्ट्रा जमीन थी, इन सब चीजों को खत्म करना क्या किया गया, शुरुआत किया गया गवर्नमेंट द्वारा।
और इसीलिए Yes, sir. हमारे देश में एक है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब देखो क्या होता है FYP, 5 ईयर प्लान। ये आता है प्लानिंग कमीशन के अंदर। सर बेसिकली ये तो क्या है, काफी बार बता दिया। क्या सर ये तो काफी बार बता दिया है। काफी बता दिया तो एक बार और सुन लो। बेसिकली क्या हुआ, जब हम लोग आजाद हुए तो आजाद जब हुए तो हमारे पास 3 चैलेंजेस थे। ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब हम आजाद हुए तो हम लोग क्या हुए थे, टूटे हुए थे। हमारे जो देश था अलग अलग छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट में बटा हुआ था, और जब अंग्रेज हमको छोड़ के गए और हम पार्टीशन भी हो गया था, अंग्रेज छोड़ के गए तो उन सब प्रिंसली स्टेट को उन्होंने ऑफर दिया कि आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हो, इंडिया को ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। तो सबसे बड़ा चैलेंज था हम जब आजाद हुए कि अपने देश को क्या करना, यूनाइट करना, एक बनाना। ये सबसे बड़ा चैलेंज था। दूसरा चैलेंज था अपने देश में कि डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना। और जो तीसरा चैलेंज था वो था कि एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना, है ना, क्योंकि विकास भी जरूरी है, क्योंकि अपने देश की जो जनता है उसको खाने पीने के बारे में भी सोचना है, उसकी नौकरी के बारे में भी सोचना है, जॉब के बारे में भी सोचना है। तो तीसरा था क्या था कि कैसे हम लोग डेवलप करेंगे। तो उसके लिए डेवलपमेंट को अच्छे से करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, एक प्लानिंग कमीशन को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, प्लानिंग कमीशन बेसिकली क्या करती थी, ये अगले 5 साल के लिए, जो भी आज से 5 साल आने वाला है, हर 5 साल के बाद क्या करती थी, 5 साल के लिए वो कुछ ना कुछ चीजें प्लान करती थी कि इन 5 सालों में हम इस चीज पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे, और इसके लिए हम लोग इतना पैसा खर्च करेंगे। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 ईयर प्लान बोलते हैं। जैसे कि क्या बोल रहा है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था जो कि 1951 में आया था, तो उसका क्या था कि हम लोग लैंड रिफॉर्म्स जो है ना, भूमि के जो रिफॉर्म करने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देंगे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या मेन फोकस था, बताओ, बोलो भी कोई। क्या सर? फर्स्ट 5 ईयर प्लान का क्या मेन फोकस था? सर आने वाले 5 सालों में सर वो जमीन में पैसा लगाएंगे। हाँ, जमीन के सुधार के लिए सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, है ना, जमीनी सर सुधार, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, यस ये सर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर ऐसा किया गया था। सर इसके यार अलावा आपने शायद क्वेश्चन भी तो दिया था। ओके, हाँ, क्वेश्चन भी था मेरा आपके एमसीक्यू में ये। सो the right of inheritance has already led to the fragmentation of land holding, necessitating the consolidation of holding. Now, a law of land reforms were enacted, but the implementation was lacking और lukewarm. क्या बोला कि बहुत सारे ऐसे लैंड रिफॉर्म देश में सरकार ने समय समय पे लाए, और लेकिन वो क्या था, उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था। The government of India embarked upon introducing agriculture reforms to improve Indian agriculture in the 1960s and 1970। भारत सरकार ने क्या किया, अलग अलग समय पे अलग अलग प्रकार के पॉलिसीज लाई ताकि हम लोग क्या कर सके, एग्रीकल्चर को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। वैसे ही 1970 और 1960 और 1970 के बीच में बहुत सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए, जिनमें से एक ग्रीन रिवॉल्यूशन एक था। ग्रीन रिवॉल्यूशन बेसिकली क्या था, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन को हम लोग? हरित हरित क्रांति। क्रांति। ओके, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति में बेसिकली क्या किया गया, ये क्रांति, और फूड एक व्हाइट रिवॉल्यूशन भी है, इसको क्या बोलते हैं? सर व्हाइट क्रांति। सफेद क्रांति। सफेद क्रांति, इसमें क्या हुआ था सर बताओ? इसमें पता नहीं। हरित क्रांति में तो देख के बता ले। खेती ज्यादा हो गई थी, लेकिन उसमें क्या हुआ था व्हाइट रिवॉल्यूशन में? सर हाँ बोलो। सर गोरे लोगों को कर सकता हूँ, मेरे से ली नहीं जा रही क्लास। क्या ले जा रही थी? सर लीव कर दूं, मेरे से ले नहीं जा रही क्लास सर, में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, लीव कर दो आयुष। ठीक है, तो क्या है कि श्वेत क्रांति में क्या हुआ था, देखो, जैसे श्वेत क्रांति कौन सा चीज जो है जो व्हाइट होता है, बताओ आप लोग? दूध है ना, मिल्क, यस सर। Yes, sir. मिल्क, इसको ऑपरेशन पनीर, फ्लड दही। भी बोलते हैं हम लोग।
तो आप लोग जो सही। अमूल देखते हो आप लोग, वो क्या है, वो सफेद क्रांति है। हम क्या है आजकल दूध के मामले में, दूध की खेती के मामले में इंडिया क्या है, बहुत ही बड़ा नाम है। ऑपरेशन फ्लड, मिल्क की जो सर, दूध प्रोडक्शन की है इंडिया खेती में का दूध बहुत ज्यादा होता है। दूध की खेती का मतलब दूध की भी खेती ही होती है ना। मिल्क जो उगाते हैं वो भी एक प्रकार का खेती। यस खेती सर। का मतलब सर क्या है, मेरे खेती को का भी मतलब ये उगाते नहीं है हैं। कि आप खेती का मतलब लिटरल मतलब, खेती का मतलब किसी भी चीज का प्रोडक्शन को खेती बोलते हैं। ओके, some of the strategic initiated to improve the lot of Indian agriculture, but this too led to concentration of development in the few selected areas. तो ये क्या हुआ, हरित क्रांति में बेसिकली क्या किया गया, हम लोग को HYB सीड्स, इरिगेशन, इन सब की मदद से, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इन सब की मदद से क्या किया गया, बहुत ही बड़े मात्रा में हमारा जैसे कि जो खास करके जो राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, हरियाणा, पंजाब, इन सब राज्यों में बहुत ही बड़े मात्रा में फसलें उगाई जाने लगी। और उसके पहले बेसिकली क्या थे, हम लोग को दूसरे देशों से बहुत सारी फसल को मंगाना पड़ता था। लेकिन हरित क्रांति के बाद हम लोग क्या हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए, और साथ में इतने ज्यादा हम लोग प्रोडक्शन करने लगे कि अब हम लोग अपनी फसलों को बाहर एक्सपोर्ट भी करते हैं, बेचने लगे। बेचने लगे। लेकिन ये क्या बोल रहा है फिर ये कि इतना डेवलपमेंट हुआ, लेकिन फिर भी क्या हो गया, ये सारे डेवलपमेंट कुछ कुछ एरिया में क्या हो गई है, कंसंट्रेट होके रह गए। पूरे जगह पे इसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया पूरे भारत में। Therefore, in the 90s, 80s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, which included both institutional and technical reforms, provision for crop insurance against drought, flood, cycle, fire and disease, establishment of ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड बैंक। ये जो लाइन है, ये सब आप अपने लाइन में क्या करो, बुक में अंडरलाइन कर लो। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन कौन से जो मेन चेंजेज हैं वो कृषि को लेके किए गए थे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या किया गया, जैसे कि एक बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस, ठीक है। क्रॉप इंश्योरेंस जैसे क्या होता है, बहुत बार बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जिनका किसी न किसी कारणवश, हो सकता है कि नेचुरल कारणवश बारिश ना हो पाए या अधिक वर्षा हो जाए, तो बहुत सारे कारणों से क्या होता है, उनके जो क्रॉप है वो क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, है ना। तो इन सब कारणों में क्या किया गया, सरकार ने क्या किया, उनको क्रॉप इंश्योरेंस देना चालू किया कि अगर फेल हो गया तो सरकार क्या करेगी, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ पैसा देगी, ठीक है। आ रही बात समझ में? यस सर। अलग अलग ग्रामीण बैंक बनाए गए, हर गांव में एक एक करके ग्रामीण बैंक बनाया गया, ताकि क्या हो जाए, किसानों को लोन लेने में आसानी हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई। ये सारी चीज इसलिए किए गए, इंटरेस्ट रेट जो होता है किसानों के लिए, इंटरेस्ट रेट को क्या किया गया, सस्ता किया गया, ताकि क्या किया सके, किसान की जो भी जो घाटा है, जो लॉस है, उसको कम से कम किया जा सके। उसी में एक है किसान क्रेडिट कार्ड, ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, KCC, है ना। किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, एक प्रकार का कार्ड है जो किसान के नाम से बनता है, जो क्या कर सकते हैं किसान, इन सब पे लोन ले सकता है आसानी से, है ना। पर्सनल एक्सीडेंट और सर ये ना माफ भी हो जाता है। हाँ, जो सर ये हो सकता माफ है, भी कर देती है गवर्नमेंट। हाँ गवर्नमेंट सरकार बनती है। मैक्सिमम प्रकार में बहुत बार कुछ न कुछ पैसा इसके माफ भी कर देती है, बहुत बार ऐसा देखा गया है। India for the benefit of farmers, moreover special weather bulletins and agriculture program for farmers were introduced in the radio। आजकल देखते होगे एक स्पेशल टाइप का चैनल भी है दूरदर्शन का, DD किसान। यस सर, उस पे किसानी बताई जाती है। हाँ, उस पे किसान की बनाई जाती है। हर अगर आप रेडियो सुनोगे तो DD जो आकाशवाणी का चैनल है, उस पे हर बार शाम को कुछ ना कुछ किसान के लिए स्पेशल प्रोग्राम आते हैं। उनके लिए टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया है, ताकि किसानों को अधिक से अधिक सहायता की जाए। एक होता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये इसलिए किया गया है क्योंकि बहुत सारे क्या करती है, बहुत सारे लोग जो किसान के जो भी पैदावार होते हैं उसको खरीदना होता है, क्योंकि किसान को तो बेचना है ना। तो सरकार ने क्या किया है कि बहुत सारे जो क्रॉप्स हैं उस पे MSP मतलब क्या किया है, तय किया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि कम से कम इतना पैसा में आपको खरीदना है, उससे कम पैसा में वो चीजें नहीं ली जा सकती है, ताकि क्या कह सके, एक बेसिक इनकम उनको मिल सके। जो भी चीज बेचे तो कम से कम उसको, लेट सपोज गेहूं है तो उसके लिए क्या किया सरकार ने, MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय किया हुआ है कि इससे कम दाम में ये कभी भी नहीं बिकेगा। ठीक है, समझ में आई MSP? तो
ये सारी चीजें क्यों की गई? ताकि क्या किया सके, देश में किसानों की डेवलपमेंट डेवलपमेंट किया सके, उनको अधिक से अधिक मदद किया सके, और जो भी अपना देश में जो फार्मिंग का तरीका है उसको बदला, चेंज किया सके, क्योंकि बदलते समय के साथ साथ फार्मिंग को भी बदलना जरूरी है, क्योंकि हमारी जो नीड्स हैं, देश की जो जनता है उसकी नीड्स भी तो इंक्रीज कर रही है कि नहीं? तो जरूरी है कि हम लोग फार्मिंग का तरीका भी बदले, ताकि अधिक से अधिक हम लोग क्या कर सके, अपने जो क्रॉप्स हैं उसको प्रोड्यूस कर सके। ठीक है। नाउ वैसे मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा शहरों में जो लोग होते हैं, सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में जॉब करते हैं? सर एग्रीकल्चर, प्राइमरी शहरों में सर लास्ट टर्सरी, टर्सरी सेक्टर में, और गांव में एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में, है ना? तो अब देखना है हमको अपने देश में बेसिकली क्या बोल रहा है, कि अपने देश में जो इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, एग्रीकल्चर कैसे योगदान देता है, कितने लोग एग्रीकल्चर में क्या करते हैं, काम करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अभी देखेंगे। इससे पहले आप लोग बताओ मुझे, जीडीपी क्या होता है? जीडीपी, ग्रॉस प्रोडक्ट। हम लोग ऑलरेडी इसको इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं, बताओ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, क्या बोलते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा? सर जीपीटी, जीडीपी, जीडीपी, अच्छा जीडीपी, जीडीपी, जनरल डेवलपमेंट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है ये? सर इसमें हमारे देश की इनकम बढ़ती है। नहीं, इनकम नहीं बढ़ती है। बेसिकली क्या होता है, अपने देश की जितनी भी चीजें प्रोड्यूस होती है ना, उनका क्या है, सम टोटल है ना? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। ओके। यस सर। ग्रॉस का मतलब होता है, ग्रॉस को हम लोग टोटल भी बोलते हैं। सर सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है? सेंसेक्स और निफ्टी क्या है? बाजार को नापने का तरीका है एक तरह से। ठीक है, जो ऊपर होता है नीचे होता है, स्टॉक मार्केट को देखने का तरीका है, वहां से देखा जाता है सेंसेक्स और निफ्टी के थ्रू, जो ऊपर नीचे होते रहते हैं रोज। लेकिन जो जीडीपी क्या है, बेसिकली मैंने बार बार बताता हूँ, जो जीडीपी क्या है, अपने देश में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, लेट सपोज चाहे हो गेहूं हो, अनाज हो, या जो भी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, पे जो टैक्स लगता है। नहीं, ध्यान से सुनो अभी, जो भी चीजें प्रोड्यूस होती हैं या जितने भी सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, सबका एक वैल्यू है कि नहीं, है ना? यस सर। लेट सपोज प्राइमरी से जो भी चीजें प्रोड्यूस होती हैं उसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपए है। सेकेंडरी से जो भी चीजें होती है उसकी कितनी वैल्यू है, 200 रुपए, 200 रुपए, चलो मान लेते हैं अभी। टर्सरी से जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उनकी वैल्यू कितनी है, 300 रुपए है। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 600। तो यही क्या हो गया, देश की जीडीपी हो गई। जीडीपी, ठीक है ना? यस सर। तो क्या है जीडीपी सर बेसिकली? ये इसकी ग्रॉस ये क्या लिखा है, डोमेस्टिक अच्छा डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है सर। अपने देश में जितने भी चीजें प्रोड्यूस होती हैं उन सबका टोटल, सम टोटल को क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, सकल घरेलू, क्या बोलते हैं बताओ, उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद।
ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं आपको ध्यान देनी। जीडीपी क्या होता है, जिसको हम लोग को जानना चाहिए ना, देश की जो पता कैसे चलता है कि अभी देश की जीडीपी कितनी है। तो देश में जो भी चीजें प्रोड्यूस होती है ना, हम लोग जो भी चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कौन लोग करता है। देखो हर किसी की वैल्यू है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी भी कुछ ना कुछ वैल्यू है ना। जो आप किसान जो खेती करता है उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू है ना। जो मशीन में जो चीजें बन रही हैं सेकेंडरी सेक्टर में, उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो इन सब का जो वैल्यू को जब मिला दोगे, क्योंकि आज के जमाने में हम लोग पैसा के थ्रू जितने भी लेबर है, जितनी भी चीज है, सबको कन्वर्ट कर सकते हैं, है कि नहीं। यस सर। यस सर। कि अपने देश में चीजें हैं, सबको हम लोग पैसा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कि पैसा के मामले में अगर 5 किलो मान लो कि किसी किसान ने 5 किलो गेहूं उगाए, तो उसको हम पैसा में बदल सकते हैं। गेहूं का जो वैल्यू होगा, लेट सपोज 10 रुपए केजी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी वैल्यू क्या हो गई, उसकी प्रोडक्ट कितने रुपए की हो गई, 50 रुपए की हो गई, है ना। 50। वैसे ही मैं लेट सपोज आपको 1 घंटे पढ़ाता हूँ, तो मेरी कितनी हो गई 200 या 300, इस तरह से जो भी होता है। तो या जो किसान या जो फार्मिंग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी जो है, उसमें अगर मान लो चेयर बनता है, तो उसमें अगर मान लो कि 1 साल में बेसिकली जो जीडीपी होता है वो कितने साल का होता है, वो हर साल जीडीपी दिखाता है देश का कि 1 साल में जीडीपी कितनी है। तो लेट सपोज कोई फैक्ट्री है जो क्या बनाती है, चेयर बनाती है, तो उसने 1 साल में मान लो कि 200 चेयर बनाया, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। और 200 चेयर के, एक एक चेयर का दाम मान लो कितने रुपए हैं, 400 रुपए हैं, तो कितना हो जाएगा, 6000 रुपए सेकेंडरी सेक्टर का वैल्यू हो गया। तो इसी तरह हर चीज का एड अप कर देंगे, जितनी भी चीजें प्रोड्यूस होती हैं, जितनी भी सर्विसेज हम लोग देते हैं, और उसको मिला देंगे, तो उस देश का हमको क्या निकल जाएगा, जीडीपी। जीडीपी निकल जाएगा। अब देखो, अब जीडीपी सिर्फ और सिर्फ जरूरी नहीं है कि देश का ही निकले, जीडीपी किसी भी चीज का निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। जैसे देश का निकालते हैं वैसे ही हम लोग स्टेट का भी निकाल सकते हैं, कंट्री का जैसे निकालते हैं वैसे ही स्टेट का भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग स्टेट के निकालने के लिए क्या पड़ेगा, उस स्टेट में कितनी चीजें प्रोड्यूस होती हैं और कितने सर्विसेज दिए जाते हैं, उनका वैल्यू ऐड करना पड़ेगा, तो हमको उस स्टेट का जीडीपी निकल जाएगा, है कि नहीं। देश का निकालने के लिए पूरे देश के लोग का, स्टेट का निकालने के लिए उस स्टेट के लोग का, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट का निकालना है तो उस डिस्ट्रिक्ट में कितनी चीजें प्रोड्यूस होती हैं उसको ऐड करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा जीडीपी कितना है, तुम साल भर में कितना कमाते हो, उसको बता दो, तुम्हारा जीडीपी निकल गया, है कि नहीं। यस सर। लेकिन हम लोग खुद का बेसिकली इनकम बोलते हैं, जो देश का जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीडीपी बोलते हैं। तो जितना बड़ा जीडीपी उतनी बड़ी इकोनॉमी। यस सर। ठीक है ना। जो देश जितना ज्यादा चीजें बनाएगा उस तरह से। एक तो हो गया, देखो अब क्या है, यहाँ पे डोमेस्टिक लगा हुआ है, इसके अलावा एक और चीज होती है जीएनपी। क्या होता है दूसरा, जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हाँ, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो दोनों में अंतर क्या है, जीडीपी में डोमेस्टिक है, मतलब जितनी भी चीजें प्रोड्यूस होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लेट सपोज अभी हम लोग ऊपर करते हैं इसको, जितनी भी चीजें प्रोड्यूस होनी चाहिए, लेट सपोज ये इंडिया है, तो इंडिया का डोमेस्टिक का मतलब क्या है, इसी के अंदर, बाउंड्री के अंदर होनी चाहिए सारी चीजें, है कि नहीं। यस सर। तो इसी के इंडिया के अंदर जो भी चीजें प्रोड्यूस होंगी उसको वो हम लोग डोमेस्टिक। बोलेंगे जीडीपी। लेकिन क्या है, अब देखो जीएनपी क्या होता है, जीएनपी अपने देश के बहुत सारे कुछ लोग देश के बाहर भी हैं, दूसरे देशों में भी है ना, जो Yes, समय sir. समय पे पैसा भारत में भेजते रहते हैं, या सुनो। सर वो तो यस सर सर। मतलब सर वो जो करेंसी होती होगी सर वो कन्वर्ट होती होगी फिर। कन्वर्ट भी होती है, नहीं भी होती है, तो अगर दूसरे देश से पैसा आता है तो एक तरह से देश का फायदा है, हम लोग को फॉरेन एक्सचेंज जो है देश में बढ़ जाता है यस सर। ना। फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन एक्सचेंज, ओके सर। फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। जिसको फॉरेन करेंसी अपने देश में जो होती है उसको हम लोग फॉरेन एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। जितना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा आपके कंट्री में उतना ही ज्यादा आपके देश के लिए अच्छा है, इसलिए टूरिज्म क्या है, सबसे अच्छा है देश के लिए। पर सर वो डिपेंड भी तो करता है ना सर, वो पर्टिकुलर कंट्री की सर कितनी वो है सर, मतलब करेंसी की वैल्यू सर। वैल्यू है, हाँ डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी अपने देश से दूसरे किसी भी कंट्री का पैसा आता है तो कुछ ना कुछ तो फायदा है ही ना।
यस सर। यस है ना? सर। देखो लेट सपोज क्या है, तुम हम में से कोई आदमी अर्न करता है ना? अर्न करने के आपको मान लो 1000 रुपए पर मंथ या पर डे, जो भी आपकी कमीनी है, तो ये तो है ही है, लेकिन साथ में कोई आए, दूसरा आदमी आए और आपको 200 रुपए दे के चला जाए बिना किसी काम के, तो आपको तो बहुत फायदा हो गया ना, 200 रुपए मिल गए एक्स्ट्रा आपको। सर यस। इस 200 के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ा बेसिकली। यस सर। उसी तरह देश को बहुत फायदा है। हम लोग अपना जब करेंसी बनाते हैं, इंडिया जब अपने रुपए छापेगी, तो उसको बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेंगी, लेकिन जब दूसरा कोई आके दे के चला जाता है, तो बेसिकली हम लोग क्या हो रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज में हमारी बढ़ोतरी हो रही है। तो ये देश के जीडीपी के लिए काफी अच्छा है। तो अब देखो क्या है, अब हम लोग दूसरे फॉरेन से पैसा आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, टूरिस्ट द्वारा पैसा आ रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं बेसिकली। अभी हम लोग बात कर रहे हैं किस बात के लिए, कि जो जीडीपी है वो तो हो गया कि देश के अंदर जितनी भी चीजें प्रोड्यूस होती हैं और सर्विसेज, उन दोनों का सम टोटल को जीडीपी है। हमेशा जीडीपी डोमेस्टिक में आपको याद रखना है, देश के अंदर, ठीक है ना? देश के अंदर। यस सर। अब टूरिस्ट जो आते हैं वो लोग भी अगर किसी टूरिस्ट को या किसी को दे के जाते हैं, वो भी इसमें शामिल है, ठीक है? अब लेकिन जीएनपी में क्या है, अपने देश के कुछ लोग दूसरे देशों में भी काम करते हैं, नहीं तो अपने देश के कुछ लोग हैं जिनकी फैक्ट्री दूसरे देशों में भी है, अमेरिका में है या दूसरे देशों में भी, किसी अलग अलग देश में है ना? तो उन लोग की भी जो कमीनी है, उनकी भी जो अर्निंग है, वो भी जीएनपी में क्या होती है, काउंट होती है। ओके? यस सर। तो जीएनपी में क्या हो गया, इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड प्रोड्यूस सर्विसेज प्रोड्यूस बाय इंडियन नेशनल, ठीक है? इंडिया में रहने वाले लोगों द्वारा, वो चाहे वो किसी भी दुनिया में क्यों ना हो, किसी भी दूसरे राज्य में, दूसरे कंट्री में क्यों ना हो, उन सबको जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं, जीएनपी बनाते हैं, ठीक है? यस सर। इसमें कोई किसी को यस सर। प्रॉब्लम तो नहीं है ना जीडीपी और जीएनपी में? नो सर। जीडीपी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर ही देखते हैं, और जीएनपी में देश के बाहर भी देखते हैं। जो चीजें इंडियंस द्वारा बनाई जाती हैं या सर्विसेज दी जाती हैं, उसको भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ क्या देखना है हमको, कि कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। अब जो कृषि है, क्योंकि देखा जाए तो ये भी एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कृषि, है ना? यस सर। क्योंकि इससे हमको बदले में कुछ ना कुछ क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। प्रॉफिट नहीं तो कुछ ना कुछ इनकम मिल रही है। इसलिए क्या है, ये भी एक प्रकार का इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो हमको देखना पड़ेगा कि ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये अपने देश में कितना योगदान देती है। कितने लोग हैं जो कृषि में काम करते हैं, है ना राधिका? 52%। देखो 52% जो जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी 2011 और 2010 और 11 के रिपोर्ट के हिसाब से, है ना? लगभग 52% लोग क्या करते थे, कृषि सेक्टर में, एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट थे। हाँ, कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है। बोल रहा है कि एक तरह से देखा जाए तो कृषि का जो जैसे जैसे हम लोग, देखो क्या है, एक और बात ध्यान रखना, कि जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगी तो लोग कौन से सेक्टर में ज्यादा काम करने लगेंगे? सर जो डेवलपमेंट का सर सबसे बड़ा वो होगा रीजन होगा, लेकिन वो क्या होता है बेसिकली, कौन सा है? टर्सरी सेक्टर, टर्सरी, है ना? शहर देखते हो ना, शहर क्या है, गांव से ज्यादा डेवलप है, तो शहरों में सबसे ज्यादा लोग कौन सी चीज में काम कर रहे हैं? टर्सरी सेक्टर में, है ना? तो अगर लोग जिस ज्यादा टर्सरी सेक्टर में काम करने लगेंगे, तो सीधी सी बात है कि जो एग्रीकल्चर का जो योगदान है जीडीपी में, वो कम होगा, है ना? यस सर। जिस सेक्टर में ज्यादा लोग काम करेंगे तो उस सेक्टर से ज्यादा अर्निंग होगी, और जीडीपी में वो सेक्टर ज्यादा योगदान करेगा, ज्यादा उसका रोल होगा, है ना? सर एक बार और बैलेंस बिगड़ जाएगा। बैलेंस तो नहीं बिगड़ेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो हमने देखा था कि एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे थे, तो अभी हम लोग पहले भी देखे थे
कि एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग हैं जिनकी एक्चुअल में जरूरत नहीं है काम करने वालों की, है ना। आज भी देखते हो, गांव में देखते होगे तो परिवार में अगर 10 लोग रह रहे हैं, उनके सर पास ओवर एम्प्लॉयड सर आपने ओवर बताया था सर। एम्प्लॉयड है वो लोग, तो वो लोग उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है तो वो लोग खेती कर रहे हैं। उनमें से 4 लोग दूसरा काम कर लेंगे तब भी खेती उतनी ही होनी है, और 10 लोग काम कर रहे हैं तब भी खेती उतनी होनी है। लोग जितनी रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा वहां पे है। तो क्या बता रहा था मैं कि जीडीपी में देखिए योगदान बेसिकली ये बोला जा रहा है कि जो एग्रीकल्चर का जो योगदान है वो जीडीपी में क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है ना, क्योंकि अब ज्यादा लोग दूसरे सेक्टर में काम कर रहे हैं, करने लगे हैं। तो अगर जिस सेक्टर में एक जब समय था जब हम लोग भारत को कृषि देश बोलते थे, भारत कैसा है, कृषि देश है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं, किसान है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, जैसे डेवलपमेंट हो रही है तभी चले लोग शहर आ रहे हैं, तो शहरों में जगह नहीं है कि खेती कर पाए। तो अब हम लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, टर्सरी सेक्टर में लोग कोई ना कोई बैंकिंग में काम कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के अब जॉब आ गए हैं। तो ये सेक्टर भी क्या कर रहा है, इसके थ्रू भी जीडीपी में अब ज्यादा योगदान हो रहा है। तो बेसिकली यही क्वेश्चन रहा है, जो जीडीपी में जो योगदान है या जो कंट्रीब्यूशन है वो एग्रीकल्चर का धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है राहुल, एक बार और बता दो सर, मतलब एक बार और बता दो थोड़ा ढंग से। ठीक है, थोड़ा ढंग से सर यस ओके गुड। सो ये कहाँ गया, हाँ देखो एक बार मैं पढ़ता हूँ फिर अच्छे से सुन। एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी through its share in the gross domestic product has been registered a declining trend from 2051 onwards। क्या बोला है कि एग्रीकल्चर हमेशा से जो है इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका जो शेयर है जीडीपी में हमेशा से बहुत ही ज्यादा रहा है। लेकिन बेसिकली क्या बोल रहा है कि 1991 से ऐसा देखा गया है कि इसका जो शेयर है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्लाइनिंग हो रहा है। लेट्स सपोज समझा रहा, मान लो जो अपने देश का जो जीडीपी है ना, तो उसमें मान लो कि जो प्राइमरी सेक्टर है, लेट्स सपोज प्राइमरी सेक्टर है, उसका शेयर आउट ऑफ 100% है ना, तभी हो सकता है कि पहले के टाइम में 70% रहा हो, ठीक है। यस सर। बाकी जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका हो सकता है कि 10% रहा हो, और टर्सरी का हो सकता है कि 20% रहा हो। ये सब मिला के 30% 100% हो गया है ना सर। तो यस बोल क्या रहा है कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, ये फॉर एग्जांपल है, ये एक्यूरेट नंबर नहीं है, हमेशा याद रखना। तो ये क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, खास करके 1991 के बाद ऐसा नोटिस किया गया कि जो शेयर है एग्रीकल्चर का, प्राइमरी एग्रीकल्चर का जीडीपी में, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो पहले 70% था, तो हो सकता है कि अब कितना हो गया होगा, 60% हो गया होगा या 50% हो गया होगा। और इन सब में जो है ये 20 से हो सकता है कि 30 हो गया होगा, ये 10 से 20 हो गया होगा। तो ये चेंज करने की बात हो रही है, ठीक है। यस तो सर इसमें सर वो क्या हो, कुछ नहीं होता सर, मतलब जीडीपी तो सर वही रहेगी, बस ये सर कोई और तरीके से बढ़ रही हो। हाँ जीडीपी वही रहेगी, बिल्कुल सही, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है वो तो कम हो रहा है ना। ये तो एक तरह से सोचने की बात है ना। सर मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाएगा। कौन सा मोर्टेलिटी रेट? क्योंकि सर क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में लोग काम नहीं करेंगे, तो सर शायद एडिक्वेट सर जितना पूरे इंडिया को सर फूड लगेगा वो शायद ना बन पाए, तो सर मोर्टल रेट ज्यादा बढ़ जाए शायद। हाँ वो तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसके बारे में अभी आपको नहीं सोचना है, ठीक है राहुल। वही सोच रहा था मैं। अभी सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि कैसे जीडीपी में जो अलग अलग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो कम और ज्यादा कैसे होता है, ठीक है सर। यस। तो पहले ज्यादा लोग काम करते थे, तो ज्यादा अपनी जो देश की जो बेसिकली जो इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, इंडियन इकोनॉमी, सर ठीक है ना। यस। लेकिन आज हमारे देश में बहुत सारे एग्रीकल्चर के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं। यस सर। पहले एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था ज्यादा इसलिए था क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड हमारी इकोनॉमी थी, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी थी। मैक्सिमम जो कार्य होते थे सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते थे। आज हमारे देश में एग्रीकल्चर के अलावा बहुत सारी काम होती है सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर और क्वाटरनरी सेक्टर में, तो इसलिए कम होना तो लाजमी ही है,
है ना? यस सर। लेट सपोज आजकल हमारी, लेट सपोज किसी की, मान लो कि कोई एक आदमी है ए, ठीक है, वो अभी तक इसकी जो इनकम है वो 100 रुपए है। ओके, कितनी है? 100 रुपए। 100 रुपए टोटल इनकम इसकी 100 रुपए है, लेट सपोज। और ये आज तक ये काम क्या करता था? सिर्फ और सिर्फ खेती करता था, क्योंकि इसके पास खेती के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये सोचे, इसके बाद दूसरा भी ऑप्शन आया कि क्या कर सकता है ये पार्ट टाइम में मोबाइल चला के क्या कर सकता है, बोलो शीतल? कंपनी में जॉब कर सकता है। हाँ, ये कंपनी में जॉब कर सकता है। हो सकता है कि ये क्या करे कि 2 से 5 खेती करे और उसके बाद कंपनी में जॉब कर सकता है। बाद में कुछ और भी कर सकता है, गांव में लोगों को हो सकता है मदद करके उससे भी कुछ पैसा कमा सकता है ना? तो अब देखो, इसकी मान लो इनकम है, जो भी जितनी भी इनकम है, तो पहले सिर्फ और सिर्फ खेती था, तो इसके पूरे के पूरे इनकम में किसका योगदान था? कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ खेती का था, खेती का, है ना? बाद में जो चीजें आई तो उसकी इनकम में बाकी सब चीजों का भी योगदान बढ़ता गया। सर यस। हाँ, तो वही तो जीडीपी, अपने देश का जो जीडीपी है वो सिर्फ और सिर्फ खेती के हिसाब से अब नहीं चलता। पहले जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ अधिक से अधिक जब खेती करते थे तो खेती का ज्यादा योगदान था, लेकिन अब भारत खेती के अलावा और भी चीजें करता है, तो इसलिए जो जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का जो शेयर है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। ये इसकी बात है। आ गया? यस राहुल सर, मतलब आप कह रहे हो कि फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी सर स्टार्टिंग में सर एक जॉब कर रहा है और मतलब सर वही जो एक जॉब कर रहा है सर वही उसका एक मेन वो है सर पात्र उसकी इनकम का, लेकिन सर जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है उसको डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं और बेटर एम्प्लॉयमेंट मिलते हैं, तो सर वो जो पुरानी जॉब है वो तो वो कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ वो और करता है और उनमें ज्यादा टाइम देकर जो उसकी पुरानी वाली है उसमें कम टाइम देता है। ये कह रहे हो सर? नहीं, ये कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं। बस मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक तुम्हारे पास एक ऑप्शन है ना, तो उस ऑप्शन में तुम ज्यादा टाइम दोगे। सर यस। दूसरे ऑप्शन आएगा तो या तो तुम उसको चूज कर सकते हो टोटली, नहीं तो उसमें भी काम दोगे। तो पहले ऑप्शन में तुम काम देना, थोड़ा टाइम देना कम कर दोगे, है कि नहीं? सर वही कह रहा हूँ सर। यस, है ना? तो सेम उसी तरह हमारे एग्रीकल्चर में भी हुआ। हमारे देश में जो एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो सेम इसी तरह है कि पहले शुरुआत में जब अपने देश में एग्रीकल्चर ज्यादा होती थी, तो है ना, तो या ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थे या अपनी इकोनॉमी जो ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, तो अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे उसका एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस कम हो रहा है, क्योंकि आज हमारे देश में एग्रीकल्चर के अलावा बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। तो इसलिए जीडीपी में एग्रीकल्चर के अलावा दूसरी भी चीजों का भी अब योगदान है। ठीक है ना? ये बोल रहा हूँ। ठीक है सर। तो इसलिए जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम हो रहा है। The declining share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern। और बहुत ही मतलब ये सोचने की भी बात है कि हमारे लिए ये सोचना भी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि जीडीपी में जो शेयर है ये कम क्यों हो रहा है? सर फार्मिंग का सर? हाँ, फार्मिंग का जो जीडीपी में शेयर है, क्योंकि सर अब लोगों के पास चॉइस हो गई है बहुत सारी। हाँ सर, अर्बनाइजेशन हो रहा है सर, और जैसा आप कह रहे हो सर खेती के लिए सर, क्योंकि शहर में तो करेंगे नहीं, तो सर ज्यादातर जगहें सर अर्बन होती जा रही हैं सर, और लोग बिल्डिंगें खड़ी कर रही हैं सर, आईटी एमएनसीज, तो सर जगह ही नहीं खेती करने के लिए सर, तो स्पेसिफिक काम ही रह गया वो अब एक। तो वो खेती करने के लिए जगह है भी, तो बहुत सारे लोग खेती करना चाहते भी नहीं है सर। ये हाँ सर, ये भी बात है सर, है ना? क्योंकि वो खेती उतना देख रहे हो ना किसानों की स्थिति कैसी है। यस। बहुत ही कम लोग हैं जो ये आप सुनते होंगे कि पढ़ लिख उनको किसान बनना है। हार्डली यू फाइंड एनी पर्सन। सर यस। किसान की खेती वही कर रहा है गांव में जिनके पास कोई काम नहीं हो, किसान की खेती कर रहा है। बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल में पढ़ लिख के क्या करना चाहते हैं? फार्मर बनना चाहते हैं, है ना? तो जो चीज में काम कम होगी तो अल्टीमेटली बात है कि उस चीज का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो कम हो जाएगा, है ना? तो इसलिए सीरियस कॉन्सर्न है, बहुत ही सोचने की बात है। क्योंकि अगर हम लोग यही ट्रेंड चलता रहा और कृषि में जो जीडीपी का योगदान है कम होता रहा, तो इससे बहुत सारी चीजें क्या हो जाएंगी, उसका इम्प्लीकेशन पड़ेगा, है ना? अदर इम्प्लीकेशन पड़ेगा। मान लो कि बहुत सारे जो सेकेंडरी सेक्टर हैं,
उसकी बहुत सारी रॉ मटेरियल आती है एग्रीकल्चर सेक्टर से, वो है कि कम हो नहीं? जाएगी। तो वो कम हो सकती हैं। अगर एग्रीकल्चर स्टेगनेंट हो गया तो बहुत सारी जो हमारी जो नीड है, जरूरत है, वो कम हो सकती हैं। सर हाँ रेट सर हाई हो अगर जाएगा। सर मतलब अगर जैसे फॉर एग्जांपल सर अगर जो प्राइमरी सेक्टर है सर अगर उसका योगदान कम हो गया सर, तो फिर हम लोग या तो फिर सर ज्यादातर पैक्ड फूड खाने लग शुरू कर देंगे और फ्रीज फूड सर। और वो तो कर दोगे, लेकिन कब तक करोगे? क्योंकि जो पैक्ड फूड खाते हो वो भी तो एग्रीकल्चर से ही बन रहा है ना। अच्छा सर वो भी बंद हो मतलब फिर सर वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सर बिजनेस वो हो जाएगा सर हाँ, शुरू तो ये इंडिया सारी में चीजें सर। कम हो जाएंगी ना अगर अल्टीमेटली वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गया सर यस। है ना। तो एक तो दो तरीका से डिक्लाइन हो सकती है कि वो डिक्लाइन मान लो, लेट सपोज उसमें दो चीजें हैं यहाँ पे, आप ध्यान से सुनना जरा। कि हो सकता है कि एग्रीकल्चर में ज्यादा लोग काम करें, है ना, लेकिन उसमें पैसा का अर्निंग मान लो कम हो। लेकिन हो सकता है कि इनमें काम करने की स्थिति बढ़ रही है, लेकिन क्या है कि टर्सरी सेक्टर है, हो सकता है कि इसमें कम ही लोग काम करते हो लेकिन इसमें अर्निंग ज्यादा आता हो, सर यस। क्योंकि इसमें यस इनकम सर। ज्यादा है ना। तब भी हम सर बोल यस। सकते हैं कि जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का, जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन वो कम होने लगा है पहले से, सर यस। है ना। हो सकता है कि एक किसान है जो साल भर में की पूरी फैमिली, 5 लोग की फैमिली जितना पैसा नहीं अर्न करती होगी उतना टर्सरी सेक्टर में एक आदमी अर्न कर लेता होगा, है ना। यस सर। सर यस। 5 लोगों का कंट्रीब्यूशन और एक लोग का कंट्रीब्यूशन बराबर ही है, तो इस हिसाब से भी सोच सकते हैं कि जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन कम हो रहा यस यस। सर। है कि नहीं। सर यस। तो ये दोनों तरीका से हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में कम पैसा है तो उसमें 10 लोग काम करते हैं, तो वो लोग मान लो कि अब कोई एक है जिसकी टर्सरी सेक्टर में काम करता है, उसके अकेले की इनकम 1 लाख रुपए है ना। और गांव की देखा जाए तो मैं बोलूंगा कि गांव के अगर 10 फैमिली को मिला दूंगा, गांव में जो किसान की खेती करते होंगे उनकी 10 फैमिली की इनकम एक महीने में 1 लाख से कम होगी। तो क्या बोल रहे हो शीतल? सर हाँ ये तो सर कहीं ना कहीं होना ही था सर, क्योंकि जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं सर, तो इंडिया को सर बाकी कंट्रीज के सर साथ पूरा चलना होगा सर। तो ऑब्वियसली सर बाहरी कंट्रीज तो सर मतलब टेक्नोलॉजी के बेसिस पे सर ज्यादातर काम करते हैं सर। तो हाँ, इंडिया ये को तो होना ही obviously- था, ये गलत बात नहीं है। तो ये हम लोग यही बताने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे जैसे हम लोग डेवलप करेंगे तो यू विल फाइंड कि मोर एंड मोर पीपल आर वर्किंग इन द टर्सरी सेक्टर। यस सर। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो हमने बार बार बोलता हूँ कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, उसमें बेसिकली क्या है कि जो नंबर रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा वहां पे लोग काम कर रहे हैं, है ना। यस सर। है कि नहीं। तो अगर मान लो फार्मिंग में धीरे धीरे, पहले मान लो अगर खेत में जुताई होती थी तो एक साथ 3 लोगों का काम होता था, है ना। बट सर 2 अभी बैल भी काम करते थे और एक आदमी भी हल जोतता था। लेकिन आजकल क्या है, एक ट्रैक्टर लगा दो, सारा काम हो जाता है, जल्दी काम होता है। तो लोग की जो टाइम जो बच रही है और लेबर जो बच रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं और तो काम तो करना पड़ेगा ना। यस सर। तो एग्रीकल्चर Yes, sir. प्रोड्यूस देखा जाए तो देखो, पहले लोग ज्यादा लोग काम करते थे खेती में, तब भी आज से कम ही नहीं लोग प्रोड्यूस कर प्रोड्यूस। पाते थे, है ना। खेती में देख रहे हो ना, आदमी कम हो रहा है फिर भी खेती का जो पैदावार है वो बढ़ ही रहा है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही है यस सर। है ना। क्योंकि इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पहले खेती में ज्यादा लोग काम करते थे, उनकी जरूरत से ज्यादा लोग काम करते थे। तो सर जीडीपी में सर अभी भी खेती का योगदान उतना ही होना चाहिए सर। लेकिन जो जीडीपी में है उसका योगदान कम हो रहा है, क्योंकि सर क्यों? क्योंकि लोग क्योंकि कम हो गए। क्योंकि खेती तो हो रही है लेकिन उसमें पैसा कम है, ठीक है ना, उसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है। बात ये है ना, क्योंकि बाकी सेक्टर में जैसे फिर से मैं बता रहा हूँ कि लेट सपोज जीडीपी है तो अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से जीडीपी बनता है कि कितना लोग कर रहे हैं। तो सेम बात है कि मान लो कि अब जीडीपी है, किसान है, किसान में मान लो इतना काम हो रहा है, फिर भी वो 200 रुपया दे रहा है, मिल रहा है हमको, मान लो एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ। लेकिन सेकेंडरी सेक्टर में इतना काम हो रहा है और हमको 400 रुपये मिल जा रहे हैं। तो बताओ, काम तो टर्सरी सेक्टर में कम हुआ लेकिन फिर भी ये जीडीपी में ज्यादा योगदान तो ये दे दिया ना, यस है ना। इस बेसिस पे हम लोग बोल रहे हैं कि जीडीपी में जो योगदान है एग्रीकल्चर का वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम। कम हो रहा है। ठीक है,
राहुल? प्रोडक्शन उतना ही हो रहा है। यस यस हाँ, सर। प्रोडक्शन तो बढ़ ही रहा है एक्चुअल में देखा जाए, क्योंकि प्रोडक्शन अगर नहीं बढ़ता तो 1951 में जितने मान लो खेती से प्रोडक्शन होता था तो उस वक्त लोग भूख के मारे मर रहे थे। आज तो हमारी पॉपुलेशन डबल है उससे, यस है ना? सर। लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे फूड है, हम लोग दूसरे देश को ट्रांसफर करते हैं, बेचते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो प्रोडक्शन तो ज्यादा ही हुआ यस सर। है ना? लेकिन अब क्या है कि अब हमारे पास सिर्फ एग्रीकल्चर नहीं है, हमेशा याद रखना है। उस वक्त हम लोग क्या थे, कृषि प्रधान देश थे, है ना? हम लोग कृषि पे ज्यादा डिपेंडेंट थे। उस वक्त ज्यादा फैक्ट्रीज नहीं थी, तो अधिकतर लोगों को, मैक्सिमम लोगों को क्या खेती करना पड़ता था, है ना? वो उस समय इतने जॉब नहीं थे, उस समय गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, रिलायंस, ये सब जॉब नहीं था जो आज जॉब है कि नहीं? आज 10 से लेके 5 बजे तक लोग, बहुत सारे लोग काम करते हैं। 1951 में इतना नहीं था। तो जब वो सारी चीजें चेंज होंगी तो सीधी सी बात है, जीडीपी का भी समीकरण भी चेंज होगा, है ना? यस सर। चलो, तुम लोग को जीडीपी के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है इस चैप्टर को लेके, ये सब इकोनॉमिक्स की बात है, ठीक है ना? लेकिन हाँ, समझने के लिए काफी ओके अच्छा सर। है, आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? यस सर। Now, considering the importance of agriculture in India, the government of India made concerted effort to modernize agriculture. इसलिए क्या किया गया, भारत सरकार ने देखा कि जो एग्रीकल्चर का, जो हम सबको हमेशा याद रखना, एग्रीकल्चर का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि बाकी जितनी भी, खास करके टर्सरी सेक्टर को छोड़ दे, टर्सरी सेक्टर में भी अगर देखा जाए, सेकेंडरी सेक्टर या बहुत सारी जो सेक्टर है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्राइमरी सेक्टर पे, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। जितने भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से काम कर रही हैं, जिनका रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है, वो सब क्या है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है ना? यहाँ तक कि हम लोग भी अपने जीवन को चलाने के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, क्योंकि आप कितने भी गूगल में काम करो, माइक्रोसॉफ्ट में काम करो, नासा में काम करो, नो मैटर कहाँ काम करते हो, आपको, क्योंकि आपको दिन में 2 टाइम तो खाना चाहिए ही चाहिए, है ना? सर। तो ये सारी क्या है, एक बताती है कि एग्रीकल्चर कितना इंपॉर्टेंट है देश के लिए। तो इसलिए क्या करती है कि अब गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे ऐसे एफर्ट लाए हैं ताकि क्या किया सके, देश की जो एग्रीकल्चर है उसको मॉडर्नाइज किया सके, उसको आधुनिक बनाया जा सके। इसलिए जैसे कि आजकल हमारे पास एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं देश में अपने, उसी तरह एक है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को एस्टैब्लिश किया गया है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वेटरनरी सर्विसेज है, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर है, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट रिसर्च है, अलग अलग प्रकार के मेट्रोलॉजिकल एंड वेदर फोरकास्ट है। ये सारी चीजें की गई हैं ताकि क्या किया सके, एग्रीकल्चर को और भी ज्यादा डेवलप किया जा सके, ठीक है सर? सर वो डेवलप तो हो जाएगा, लेकिन सर उसकी जीडीपी बढ़ेगी फिर सर? नहीं, देखो जीडीपी उसकी हो सकता है, देखो जीडीपी बढ़ेगी, लेट्स सपोज जीडीपी तो बढ़ ही रही है धीरे धीरे, हो सकता है कि पहले के जमाने में कि ऐसा नहीं है। देखो डिक्लाइनिंग जो हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि जीडीपी घट रहा है ना? उसका जो जीडीपी में जो योगदान है वो घट रहा है, ठीक है? डिक्लाइनिंग का मतलब ये भी हो सकता है, लेट्स सपोज कि जीडीपी में पहले, एक मैं उदाहरण के हिसाब से समझा रहा हूँ, लेट्स सपोज मान लो कि 1951 में एग्रीकल्चर से जीडीपी में 100 रुपए का योगदान था, ठीक है सर? यस। आज भी मान लो 100 रुपए का ही योगदान है, ठीक है? यस। आज भी मान लो, तो कुछ घटा कुछ बढ़ा नहीं। अगर सिर्फ और सिर्फ रुपए के देखेंगे तो कोई भी योगदान नहीं घटा है, यस। लेकिन अब मान लो ये तो एग्रीकल्चर होगा, लेकिन टर्सरी सेक्टर जो उस वक्त 100 रुपए का योगदान करता था, आज ये कितना का करने लगा है, 500 रुपए का करने लगा है, 1000 करने लगा है ना? तो ये जब ज्यादा करने लगेगा तो ये अपने आप इसका शेयर डिक्लाइन हो गया, यस है ना? सर। हालांकि कर तो उतना ही रहा है, लेकिन फिर भी उसका शेयर डिक्लाइन हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, हो क्योंकि गया। उसका शेयर कहीं ना कहीं Yes, दूसरे किसी sir. के शेयर पे भी तो डिपेंडेंट है। तो सर उससे क्या हो जाएगा अगर शेयर डिक्रीज हो जाएगा सर? तो शेयर डिक्रीज हो गया तो उसका कंट्रीब्यूशन तो उस जीडीपी में डिक्लाइन हुआ कि नहीं हुआ? सर उससे नुकसान क्या होगा? नुकसान की बात आपको नुकसान पे सोचनी ही नहीं है, नुकसान कुछ नहीं हुआ है ना? नुकसान कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसका जो डिक्लाइनिंग है, जीडीपी में डिक्लाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है शेयर का? हाँ नाम जवाब दो बस। यस सर सर। यस। परसेंटेज शेयर का डिक्लाइन हुआ कि नहीं हुआ? सर हुआ। यस सर। है ना? पहले मान लो कि लेट सपोज जब एग्रीकल्चर था और इंडिया की जीडीपी भी मान लो 100 रुपए थी, तो एक तरह से देखा जाए तो 100% जीडीपी में एग्रीकल्चर का योगदान था। सर यस। लेकिन जब जैसे ही दूसरा कोई आ गया, कोई दूसरा एक प्लेयर आ गया, वो भी 100 रुपए का योगदान करने लगा,
तो इसका तो 100% क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा योगदान फिर अब, यस है ना, सर। क्योंकि 2 लोग अब उसमें योगदान करने लगे, 3 लोग आएंगे तो उसका Yes. और भी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, आपको ध्यान देनी पड़ेगी। देखो जीडीपी तो एग्रीकल्चर में तो ग्रोथ हो ही रहा है हमेशा, क्योंकि तभी तो हमारी जो डिमांड है उसको फुलफिल कर रहा है। लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ज्यादा ग्रोथ बाकी के सेक्टर कर रहे हैं, है ना। यस सर। Yes. क्योंकि ये गड़बड़ वाली बात है कि अगर जो टर्सरी सेक्टर वो जितना डेवलप कर रहा है, उसमें जितना लोगों को पैसा मिलता है, उतने ही पैसा हम लोग को जो फार्मिंग करता है उन लोगों को भी मिलना चाहिए, उसी प्रकार का इनकम उनका भी होना चाहिए। यस सर। एक तरह से वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, है ना। मेहनत का काम। यस सर। तो ये गलत बात है ना। ठीक है, लेट सपोज राहुल, एक और दूसरा एग्जांपल तो समझाऊंगा। मान लो कि तुम हो क्लास में टॉप करते थे, ठीक है, यस सर। तुम्हारी 80% मार्क्स आती थी, ठीक है, यस सर। आज भी अभी तक, लेकिन कल तुमने 85% मार्क्स लाया, ठीक है, यस सर। 80 से 85% तुम इंक्रीज कर रहे हो, यस और नो। सर यस। लेकिन एक तीसरा बच्चा क्लास में आ गया, वो 90% ला लिया, तुम्हारी परफॉर्मेंस ऑलरेडी इंक्रीज हुई है, फिर भी तुम सेकंड नंबर पे आ जाओगे, है कि नहीं। सर यस। सेम जीडीपी के साथ हमारे देश में यही है ना। एग्रीकल्चर ग्रो तो कर रहा है, लेकिन फिर भी जो बाकी के जो सेक्टर है वो उससे कहीं ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, इसलिए उसकी जो शेयर है कम हो जा रही है मतलब ना? सर आप कह रहे हो कि उसकी शेयर भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी बाकियों की, और इक्वल रहे सब कुछ। मैं कह नहीं रहा हूँ, ठीक है, होना क्योंकि इसमें चाहिए। कुछ गड़बड़ नहीं है ना। मैं बता रहा हूँ कि जीडीपी में जो योगदान है वो कम हो रहा है उसका, बस ये बस आपको जानना है। ठीक है सर। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं से सब आपका बुक कह रहा है, ठीक है ना। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। यस सर। कौन बोल रहा है ये सारी चीजें? बुक। बुक। बुक बोल रहा है, ठीक है, मैं आप लोगों को समझा रहा केस हूँ, होता है। ठीक है ना। तो देख रहे हो ना, हालांकि तुम्हारा जो परफॉर्मेंस है उसमें तो इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन कोई दूसरा तीसरा बच्चा आ गया तो तुम्हारा इंक्रीमेंट होने के बाद भी तुम क्या हुए, तुम सेकेंड नंबर पे आ गए, यस और नो। सर यस। सेम उसी तरह है। जब तक क्या था, जब हम लोग, हमारी जो मैक्स इकोनॉमी थी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, मैक्सिमम एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, तो एग्रीकल्चर का योगदान हमारे एग्रीकल्चर में, हमारे जीडीपी में ज्यादा था। लेकिन समय के साथ साथ, क्योंकि अब देखो पूरा देश की जनसंख्या तो एग्रीकल्चर में काम नहीं कर सकती है, सर यस। क्योंकि बाकी के भी जो सेक्टर है उस पर भी काम करना जरूरी है सर यस। ना। तो बाकी के लोग दूसरे चीज में काम करेंगे, तो एक आदमी का जो कंट्रीब्यूशन है, पहले एक ही आदमी सारा का सारा कंट्रीब्यूट करता था, एक ही सेक्टर कंट्रीब्यूट करता था, तो बाकी के सेक्टर आएंगे तो वो भी तो कंट्रीब्यूट करने लगेंगे उस चीज में, सर यस। तो उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो कम हो जाएगा। यस यस सर। सर। तो ये बस आपको समझना था, ठीक है, और कुछ नहीं समझना है कि उसका घाटा क्या है, फायदा क्या है, उस पर अभी ध्यान मत दो, बस ये तो समझ में आ गया ना क्यों सर कम हो यस रहा सर। यस है ना। सर। यस तो बस सर। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हालांकि यस अब सर। डिक्लाइन हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि रियल में डिक्लाइन हो रहा है, नंबर में डिक्लाइन हो रहा है। डिक्लाइन होने का मतलब ये है कि उसमें बाकी जो सेक्टर है उनका भी योगदान बढ़ गया है ना? और इसके लिए अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अब ये बातें मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अब बुक के अलावा, कि इसलिए जरूरी है कि हम सब क्या करें कि जो जिस तरह से सरकार ध्यान देती है फैक्ट्री लेवल पे या दूसरे लोग की जो इनकम बढ़ रही है, उसी तरह जरूरी है कि सरकार को कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि जो फार्मर्स हैं उनकी भी इनकम बढ़ा देनी चाहिए। बढ़नी चाहिए, है ना। सर यस। ये जरूरी है, क्योंकि सर वो भी उतना योगदान दे रहे। क्योंकि वो बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट योगदान देश में किसान ही देता है, ठीक है ना। उनसे बड़ा योगदान कोई नहीं दे रहा है, ना ही पीएम मोदी दे रहे हैं, ना ही देश के जो ब्यूरोक्रेटिक्स है, डीएम सीएम पीएम, कोई उतना योगदान नहीं देता जितना देश के किसान देश के लिए योगदान फौजी भी देते हैं। फौजी भी देते हैं, फौजी भी नहीं दे पाएंगे। देश के किसान ना हो तो फौजी क्या भूखे जाके भूखे पेट तुम्हारी रक्षा करेंगे क्या? सब दूसरे देश से मार के ले आएंगे। कहाँ से लेके आएंगे? दूसरे देश से कैसे मारेंगे जब उनके पेट में खाना नहीं होगी तो? हाँ बताओ, बिना खाना खाए कितने दिन तक तू पढ़ाई कर सकते हो?
सर फिर माइटोकॉन्ड्रिया कब काम आएगा? माइटोकॉन्ड्रिया कब तक काम चलेगा करेगा बिना खाना खाए तुम्हारा, है ना? तो जो सर किसान जो 2-3 है दिन तक। दे आर द रियल हीरोज, है ना? वो कौन है देश के सबसे, जय किसान जय जवान। हाँ, जय किसान जय जवान। उनकी इनकम बढ़नी चाहिए क्योंकि उन्हीं पे बाकी सारे लोग क्या है, उन पे डिपेंडेंट है। अगर यस किसान सर। नहीं होंगे तो आप लोग देश की सेवा नहीं कर सकते हो। जो देश पे जो बॉर्डर पे जो फोर्सेज हैं वो कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगे, नहीं तो वहीं पे वहीं वो यस बिना सर। खाना खाए हो सकता है कि वो दूसरे देश को ज्वाइन कर लेंगे, बोलेंगे कि अगर हमारे देश तो हम मुझे खाना देती नहीं है, मैं आपके तरफ से लड़ूंगा। पता चला हमारे वो सैनिक जंक फूड खा पाकिस्तानियों की सकता है तरफ ना। से लड़ रहे हैं, है ना? तो देखो, माइंड अच्छा हो, हम लोग सोचते कब है ना? जब आपकी पेट फुली होगी ना, पेट जब भरी होगी तभी आपको दूसरे थॉट आएंगे। पेट खाली होगा ना तो पेट भरने के अलावा और कोई खाली थॉट आ ही नहीं सकता आपके पास, वैसा याद रखना। यस सर। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। हाँ, फिर काम दूजा, गुड, बहुत सही। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसी के साथ आज हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी बात कर ली। सर राधिका, हाउ आर यू यस राधिका? सर। राधिका भी नहीं सर बोलती है। सर और क्विज होगी। क्विज तो नहीं होगी, आपकी भाईबा वॉइस होगी आज, ठीक है? क्या होगी सर? भाईबा वॉइस, ओरल टेस्ट। ओरल टेस्ट होगी। कौन से चैप्टर से? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, ठीक है? और कल भी होगी, आज भी होगी और कल भी होगी, ठीक है? और उसमें एक अच्छा ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूँ कि अपने इकोनॉमिक्स में जितने भी चैप्टर हैं, ठीक है, सुनाई दे रही है सबको? यस यस सर। सर। सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं अपने? यस यस सर। सर। ओके, गुड। तो आपके पास ऑप्शन है कि चूज एनी वन चैप्टर, ठीक है? 2 नहीं, कोई भी एक आपके खुद से डिसाइड कर लो, कल मुझे बताना, और उसी चैप्टर से मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। सर फिर सबसे अलग अलग पूछोगे? हाँ, जो आप बोलोगे चैप्टर उसी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सर जैसे मतलब किसी ने सुना दिया तो फिर वो एंड कर सकता है ना? एंड नहीं कर सकता है, हाँ, वो जा सकता है। मतलब जैसे किसी ने सर आपका मतलब टेस्ट दे दिया। हाँ, वो जा सकता है, जा सकता है वो, ठीक है सर। ठीक है? लेकिन क्लास भी होगी, क्लास के 1 घंटे बाद, बाद। लास्ट के 1 घंटे में आपकी टेस्ट होगी, ठीक है? तो अपने पास है डेवलपमेंट है, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, मनी एंड क्रेडिट है, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी, 4 चैप्टर है अपने पास, है ना? तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा चैप्टर चूज करते हो। और हमेशा याद रखना 50 नंबर के आपके टेस्ट होंगे भाई बा। सर 50 नंबर की? हाँ, और मैं ही नंबर दूंगा आपको देन एंड देयर। क्लास के बाद आपके रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे। सर आप बोलो ट्विंकल। बट मैंने मतलब अब तक तो एक भी चैप्टर मतलब ना तो स्कूल का पढ़ा है ना आपके क्लासेस के, तो जो भी चैप्टर करें अगर उसमें डाउट होगा तो पूछ सकते हैं? पूछ सकते हो, ठीक है, जरूर पूछ सकते हो। सर फिर इंग्लिश में मैं तुमको पढ़ेगा। सजेस्ट करूंगा कि तुम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी करना, ठीक है? सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में बहुत चीजें आसान है, क्या बोल रहे हो राहुल? सर सही एडवाइस दे रहे हो सर, अभी 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 पढ़ा है सर, याद रहेगा। क्या पढ़ा? सर वही सेक्टर सर, इंडियन हाँ, इकोनॉमी के सर, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स के ऑफ ऊपर। इंडियन इकोनॉमी क्या है, काफी अच्छा है, अच्छा चैप्टर। ठीक है? सर लेकिन फिर भी डेवलपमेंट भी तो है वैसे थोड़ा सा। डेवलपमेंट भी है, लेकिन अभिषेक कनौजिया को ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, ठीक है? मैं तुमसे इसी से क्वेश्चन पूछूंगा। सर मैं तो सर कुछ और ही सोच रहा था अपना, मैंने तो कुछ और हाँ, सोचा था तुमको मैंने सर। बता दिया, तुमको इसी से पढ़ना है। बाकी लोग अपने चैप्टर चूज कर सकते हो, अभिषेक कनौजिया को इसी चैप्टर से देना है। सर मैं तो फोर्थ सर का दूं। सर मैंने कशिश, सर स्कूल में भी सर अभी डेवलपमेंट ही कर रखा है बस सर। कोई बात नहीं है, दूसरा चैप्टर भी पढ़ना जरूरी है तुमको। कशिश, यस सर। कैसे हो आप अभी? आपकी तबीयत कैसी है? सर ठीक है। ठीक है, ओके। तो आज हम लोग क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछता हूँ फिलहाल। सर हाँ, सर वो आंसर जैसे हिंदी में बता सकते हैं आपको?
नहीं, जिनकी इंग्लिश है वो इंग्लिश में ही बोलेंगे, हिंदी में बोलोगे तो नंबर कटेंगे आपके। सही है सर। फायदा। यस सर। ठीक है, सर मतलब कोई सा भी चैप्टर ला सकते हैं ना? कोई सा सर भी चैप्टर नहीं, ग्लोबलाइजेशन सर एंड ग्रीन इकोनॉमी तुम्हारे लिए है। सर इंग्लिश और हिंदी में बोले सर मार्क्स कटेंगे? हाँ, ओके सर। क्योंकि आप लोगों ने इंग्लिश ऑप्ट किया है ना, हिंदी वालों का फायदा। हिंदी वालों का फायदा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सर सर हिंदी हिंदी वाले वाले भी तो सर बुक के हिंदी में बोलेंगे ना? हाँ, बुक की हिंदी में बोलेंगे तो Yes, हिंदी वाले इंग्लिश दोनों मिक्स करके बोलेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यस। those who are in English have to speak in English only. नहीं सर, अगर हम हिंदी में नहीं बोल सकते तो वो भी इंग्लिश में नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? If बोल you mix, सकते हैं। look, I am the one who decides कौन क्या बोलेगा। Okay? If anybody who is from English medium use Hindi, है ना, then there will be a deduction of marks. Since you have chosen English, then you have to speak in English, no matter whether you are आप लोग गलत बोलोगे, हो सकता है कि मैं नंबर दे दूंगा, ठीक है, लेकिन अगर मिक्स कर दोगे दोनों तो नंबर काट लूंगा मैं। सर टूटी फूटी इंग्लिश चलेगी? चलेगी, बिल्कुल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप गलत बोलो, कुछ ही बोलो, मुझे समझ में नहीं, मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मिक्स करोगे तब नंबर काट लूंगा। जो हिंदी वाले हैं वो मिक्स कर सकते हैं, उनके लिए आजादी है। यस सर, थैंक यू। सो क्या है सर मैं हिंदी वाला हूँ सर। नहीं, मुझे पता है कि तुम कौन, हिंदी हो कि इंग्लिश हो। सर हमारे स्कूल में सर अब सर चेंज हो गई है। क्या चेंज हो गई है? एसएसटी सर हिंदी में होने वाली है। मानसी? झूठ बोल रहा है बाबू। मानसी, हाउ यू डूइंग? मानसी, राधिका, ये लोग तो बोलते ही नहीं है, अच्छी बात है। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में मैं थोड़ी बहुत बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, सिंस ये अच्छा चैप्टर है। लेकिन ये अभिषेक कुनौजिया नहीं ले सकता है। इसके अलावा तुम अभिषेक कुनौजिया दूसरा चूज कर सकते हो। चलो, तुमको ऑप्शन दे दिया मैंने। खुश हो गया अभिषेक अब? बहुत सर। ठीक है, देखो क्या है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी बेसिकली देखा जाए तो हम लोग जो सबसे पहले इसमें बुक की शुरुआत होती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है कि ऐसी कोई भी चीज है जिसके थ्रू हमको क्या आता है, बदले में कुछ ना कुछ इनकम आती है। इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज व्हिच गिव्स अस सम काइंड ऑफ इनकम, है ना। तो वो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। इसको हम लोग 3 सेक्टर्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, है ना। ये अकॉर्डिंग टू क्या है, ये क्लासिफिकेशन है ये 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। एक तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। उसके बाद फिर से हम लोग कर सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है कि ऐसे सेक्टर्स जहां पे क्या होता है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो होता है ना। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जहां पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। और सर फिक्स्ड कैपिटल भी तो होती है इसमें, कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, और सर वो भी तो होती है इसमें, फिक्स्ड कैपिटल और वो वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल वो अलग चीजें हैं, वो है कि वो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वो सारी चीजें आ गई जिसमें आपके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, आपको कभी भी जॉब से निकाला जा सकता है ना। तो ये सब सारे जितने भी किराना दुकान है हम लोग को देखने को मिलता है, ये सब क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इन्होंने अपने आप को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं कराया है। प्राइवेट जॉब्स, क्या वहां पे जो प्राइवेट जॉब्स नहीं, हमेशा देखो याद रखना, बार बार बोलता हूं मैं, जरूरी नहीं है कि जो प्राइवेट जॉब्स है वो अनऑर्गेनाइज्ड है। बहुत सारे प्राइवेट कंपनियां हैं जो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को क्या किया है, गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड किया है। उनके पास एक फिक्स टाइमिंग होती है, वो सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करते हैं। जो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, अगर वो अपने आप को गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करती हैं, गवर्नमेंट की बातों को मानती हैं, टैक्स पे करती हैं गवर्नमेंट का, तो वो कभी भी अनऑर्गेनाइज नहीं हो, हमेशा ऑर्गेनाइज सेक्टर ही होंगी ना, संगठित क्षेत्र। उसके अलावा है कि सेक्टर प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर भी है। पब्लिक सेक्टर मतलब हो गया बहुत सारी जो कंपनियां हैं वो किसके द्वारा ऑन्ड है, सरकार द्वारा ऑन्ड है, जिसको सरकार चलाती है। इंडियन रेलवे हो गया, ये इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गई,
ये सब क्या है, सरकारी कंपनियां हैं। उसके अलावा HP हो गया, सरकारी कंपनी हो गई। यस सर। नंबर ऑफ सरकारी एग्जांपल, बैंक। हाँ SBI हो गया, ये सब क्या है, सरकारी हो गई। उसके अलावा हम लोग देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, रिलायंस, ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर है ना। तो हम लोग को जॉब बेसिकली दो जगह से मिलती है, तो पब्लिक सेक्टर में जॉब मिल सकती है, नहीं तो प्राइवेट सेक्टर। फिर से उसी के अलावा है कि हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, लेकिन 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो जो हमने हाँ, जो हम ऑलरेडी जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं, है ना। उसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। आपको हमेशा इसमें देखना है कि नरेगा 2015 का नरेगा क्या है, नेशनल सैंपल सर्वे क्या होता है ना। डिवीजन ऑफ सेक्टर्स को सेक्टर के हिसाब से भी हम लोग बांट सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज और इनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप के हिसाब से 2 प्रकार के सेक्टर होते हैं। कौन कौन से? पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में यही सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है सर, ये तो अभी पढ़ ली सर। एक बारी सर बस मुझको सर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी बस सर एक बारी बता दो सर, एक एक एग्जांपल सर, बस एक एक एग्जांपल के साथ बता दूं। हाँ सर, यस बस। देखो, प्राइमरी सेक्टर बेसिकली क्या होती है कि ऐसी प्राइमरी सेक्टर का मतलब है विच इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और सेक्टर विच इज डिपेंडेंट अपॉन नेचर। यस सर। कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि दिस इंक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग, दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। सर यस। यहाँ तक कि माइनिंग में क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, गैसेज, जो हम मिनरल्स निकालते हैं, ये सब क्या है, माइनिंग है। यहाँ तक कि डेयरी, फिशिंग, ये सब क्या है, प्राइमरी सेक्टर है ना। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि यू आर एक्चुअली मेकिंग फाइनल गुड्स, है ना। सर इसमें सर रॉ मटेरियल को सर वैल्यूएबल मतलब प्रोडक्ट बनाया जाता है। ओके, यू क्रिएट फिनिश्ड गुड, है ना। क्रिएशन ऑफ फिनिश्ड गुड को क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, है ना। सर मतलब वुड से वो बना टेबल सर, हाँ चेयर। ठीक है, वुड से टेबल बनाना, मिल्क से डेयरी प्रोडक्ट बना देना, है ना। अब देखो, व्हीट से ब्रेड बना देना। These all are manufacturing. When you manufacture final goods, है ना, that is called secondary sector, है ना। अब देखो क्या है, जूट से क्या बना देना, जॉगरी बना देना, ब्रेड बना देना। ये सब कॉटन, शुगर, ये सब क्या है, गन और गुड़ और शुगर के, ये सब क्या एग्जांपल्स ऑफ secondary sector. But when you provide some kind of services like if you compare all the 3 sector, like first क्या है कि primary sectors provide raw material to the secondary sector. Okay, कि when and when the goods are manufactured in the industry or factory, they are supported to be the imported in markets. ठीक है, जितने भी मान लो अब चीजें फैक्ट्री में बनती हैं, उसको मार्केट में तो लेके जाना है। तो कैसे जाएंगी? थ्रू ट्रांसपोर्ट जाएंगी। तो ट्रांसपोर्टेशन क्या हो गया? इट इज एग्जांपल ऑफ सर्विस, है ना। उसके अलावा बोल सकते हो कि रेस्टोरेंट क्या है, वो भी एग्जांपल ऑफ सर्विस सेक्टर है। बैंकिंग क्या है, एग्जांपल ऑफ सर्विस सेक्टर है। टीचर, कम्युनिकेशन, टीचर, दीज आर ऑल एग्जांपल ऑफ टर्सरी सेक्टर। लॉयर्स, डॉक्टर्स, बार्बर्स, ठीक है ना सर। यस। एटीएम। नहीं है ना इस चैप्टर में, मतलब ज्यादा नहीं है कुछ इस चैप्टर में ज्यादा, लेंगे तुमको इस चैप्टर को नहीं पढ़ना है। हाँ सर, मेरे को तो पता। जीडीपी भी इस चैप्टर में पढ़ना है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा। अभी तो लग रहा है ज्यादा नहीं है, कल मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आपको मालूम चलेगा कि क्या क्या है। यस सर। ठीक है ना। क्वेश्चन लाते हो आपको बता देता हूँ कि एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि मिनिमम वेज एक्ट क्या होता है। ये सर ये एक्ट सर मिनिमम वेजेज एक्ट। सर इसमें मतलब सर जो लेबरों को मिनिमम वेजेस दी जाती हैं और उनसे मतलब जो उनका वो काम करते हैं उनसे भी मतलब
मिनिमम ही वर्क कराया जाता है 8 घंटे तक। सर कुछ ऐसा होता है। ओके, तो ठीक है। तो ये इस टाइप के हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ दूंगा मैं। टिस्को या यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये किस प्रकार का कंपनी है? पब्लिक सेक्टर है कि प्राइवेट सेक्टर है? सर प्राइवेट। सर पब्लिक। प्राइवेट दोनों। सेक्टर है, दोनों। सर प्राइवेट है। ठीक है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के अलावा आजकल पीपीपी आ गया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी आ गया है, जहाँ पे दोनों मिलके भी कुछ उसमें पब्लिक सेक्टर भी का भी योगदान होता है, कुछ प्राइवेट सेक्टर का भी योगदान योगदान होता है। योगदान होता है ना? तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग को बताना पड़ेगा। सर फिर कल क्विज भी कराना उसके बाद। यस सर। फिर तो 4। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि 2000 which was the largest producing sector in 1973 and 74, है ना? इस ईयर में कौन सा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज था? सर नोट्स भेज देना। 1970। ठीक है, नोट्स नहीं, आपके सब पढ़ चुके हैं नोट्स, आप सभी को बनाने पड़ेंगे। सर जैसे आपको हम ऐसे आंसर बता सकते हैं सर, जैसे हमने कॉपी पे कुछ मतलब अपने आंसर लिख लिए हैं, फिर मतलब जो आप क्वेश्चन पूछोगे फिर उसको मतलब लिख के आपको बता दें, या उसको देख के बोल के बता हाँ, दें। क्वेश्चन पूछूंगा तो जिनकी बारी आएगी उनको वेब कैमरा भी ऑन रहेगा, हमेशा याद रखना आप लोग। हाँ सर, कैमरा ऑन रखना है अगर होगा तो। हाँ, देख के बता सकते हो। कैमरा ऑन रखना है। हाँ, ओके। कैमरा ऑन रखना है। अभी से डर लग रहा है आप लोग को? हाँ सर क्यों सर, जब देख के कैमरा ऑन बताना है तो रखेंगे सर सर। देख कैमरे की क्या जरूरत? कैमरे की क्या जरूरत? देख के ही बताना है तो। देख के ही बताना है ना? इसमें क्या देखने की जरूरत? बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं बस। कल हो सकता है कि मैं प्लान चेंज कर दूं अपना, अगर आप लोगों को कंफर्टेबल फील होता है, लेकिन हाँ देयर इज ए टाइम होगा, उसके टाइम फ्रेम के अंदर बतानी पड़ेगी सारी चीजें। सर ज्यादा मत पूछना, थोड़ा बहुत पूछना। ठीक है ना? क्वेश्चन पूछूंगा तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ज्यादा टाइम ले सकते हो। आपकी एक टाइम फ्रेम होगी, क्वेश्चन पूछने के बाद आपको मैक्सिमम विद इन 30 कौन सेकंड बनेगा और 20 सेकंड सर में। हर स्टूडेंट से सर 10 सेकंड तक पूछ लेना सर। हाँ 10 सेकंड मतलब? नहीं, फिर 2 सेकंड। 10 सेकंड में सर जितने क्वेश्चन आते पूछ लेना सर, जितने। कल हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, जैसे कि नरेगा। नरेगा जानते हो? नरेगा क्या होता है? नो। एक्ट है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको मालूम करनी है। नरेगा क्या होता है, मनरेगा क्या होता है। जिनको भी अगर इजी लग रहा हो तो ये आप हमेशा याद रखना कि आप जितना आपको इजी लगता है उतना ही मैं टफ बना दूंगा उसको मैं। सर मुश्किल है सर, मुश्किल है। ठीक है, उससे भी बहुत आसान चैप्टर है। मनी एंड क्रेडिट भी काफी इजी चैप्टर है। अगर आप बुक में पढ़ने जाओगे तो बुक में सबसे छोटा पतला जो बना दोगे आप? वो क्या है? मनी एंड क्रेडिट है। यस सर सर। उससे भी टफ बना दोगे। और उसे भी आप बड़ा बना दोगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपके टफ होंगे। हमेशा 50 क्वेश्चन में से अगर 50 नंबर के क्वेश्चन, तो हमेशा याद रखना कि 20 नंबर के 30 नंबर के क्वेश्चन तो बहुत आसान पूछूंगा मैं। 20 नंबर के क्वेश्चन आपके महंगे होंगे और टफ होंगे। सर एमसीक्यू भी होंगे? एमसीक्यू भी होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे सर? सर आप स्क्रीन शेयरिंग कर देना। 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। वो कोई वो नहीं है, हो सकता है किसी से मैं 2 क्वेश्चन पूछूं और किसी से हो सकता है 12 क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन सर विवेक आया नहीं आज? क्या? विवेक? हाँ, विवेक आज नहीं आया, कोई बात नहीं। यस सर, कल भी नहीं आया था। कल तो अपनी क्लास ही नहीं थी। उसे बता दिया जाए। हाँ, उससे आप लोग बता देना, ठीक है, ग्रुप में। हैंड टू हैंड ही मिल लेंगे। सर लीव कर दूं? हाँ हाँ जरूर, आप लोग लीव कर सकते हो। अभिलाषा, तुमको कोई प्रॉब्लम है? नो सर। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सर फिर कल कौन से सब्जेक्ट की क्लास होगी 1 घंटे की? कल हम लोग ये जो अपनी जो एग्रीकल्चर है चल उसको रहा है, कंप्लीट करेंगे, जो बाकी रह गया है। सर फिर तो 1.5-2 घंटे की भी हो सकती है सर। 3 की है ना? और उसके बाद आपकी क्लास मिनिमम 2.5 घंटे की कल होने वाली है। मैक्सिमम
मैक्सिमम 3 घंटे। सर सारा नेट तो सर यही ले जाता है, जूम। ठीक, और कोई काम होता है क्या तुमको संडे को? नो सर। ओके देन, गुड, बहुत